नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 या थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जनवरी में जो आपके होने वाली है मैराथन टेस्ट लेकर आया हूं साथियों। पूरे 150 प्रश्नों का ये टेस्ट है और टोटल जो अंक है प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, तो टोटल 300 नंबर का ये पेपर रहेगा। लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। माइनस मार्किंग सहित है ये पेपर। तो देखो, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 1/3 नंबर कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रश्न आपको आते हैं उन्हीं प्रश्नों को आपको अटेंड करना है साथियों। ऐसा नहीं है कि पूरे 150 प्रश्न ही आप अटेंड कर रहे हो, क्योंकि आपको प्रश्नों को छोड़ना ही पड़ेगा। एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको इस तैयारी को करना है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो का। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए 150 प्रश्नों का मैराथन टेस्ट है साथियों। ये जो टेस्ट है मैंने 2 दिन पहले ऐप पर करवाया था साथियों, और वहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने इसको अटेंड किया है। तो उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर करवाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 3 से 4 प्रश्नों में कुछ मिस्टेक थी जिनको हम यहाँ पर सुधारेंगे। और साथ ही वहाँ पर क्या साथियों, जैसे आप सिर्फ आंसर देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक एक चीज़ को समझाया भी जाएगा। तो बिल्कुल एक बार आपके एप्लीकेशन पर टेस्ट लिए जाएंगे, मेगा टेस्ट, और उनको संभवतः है यूट्यूब पर भी सोल्व करवाया जाएगा। तो एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं की है, स्टडी विथ पीएन लोधा नाम से एप्लीकेशन बनी हुई है, स्टडी विथ पीएन लोधा, ये आप प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करोगे तो आपको ऐप मिल जाएगा साथियों। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही 149 रुपीज़ में साथियों लगभग आप यूँ मानिए 1 वर्ष, या फिर जब तक आपका एग्ज़ाम थर्ड ग्रेड या रीट मेंस का नहीं हो जाता है तब तक आप इसके अलावा आपको और कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 1 था, इनमें से असुमेलित है। असुमेलित का आपको चयन करना है प्रश्न संख्या 1 में। क्या पूछ रहे हैं साथियों, देखिएगा। तो देखो, पहला विकल्प था एमपी से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला झालावाड़। दूसरा है वायु से निर्मित गर्त को स्थानीय भाषा में थली या दंड कहते हैं। तीसरा था राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। और चौथा है राज्य में कर्क रेखा डूंगरपुर व प्रतापगढ़ से। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपको असुमेलित है उसका चयन करना था प्रश्न नंबर 1 में। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो चौथा विकल्प रहेगा साथियों। राजस्थान में कर्क रेखा डूंगरपुर व प्रतापगढ़ से नहीं, बल्कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। तो ये विकल्प क्या हुआ, फिर असुमेलित हुआ। इसी वजह से चौथा विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा तो सुमेलित है, लेकिन चौथा क्या है, असुमेलित है। तो पहले प्रश्न में चौथा विकल्प रहेगा सही। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न था आपके, बेमेल का चयन कीजिए। बेमेल का आपको चयन करना है प्रश्न नंबर 2 में। देखिएगा, विकल्प है नाकोड़ा की पहाड़ी बाड़मेर, गिरवा की पहाड़ी उदयपुर, त्रिकुट पहाड़ी जोधपुर और सोनगिरी पर्वत जालोर। तो देखो, बेमेल की बात करें, मतलब जो गलत आपको लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 2 में करना था। तो साथियों देखिए, अगर आपके 150 में से 100 प्रश्न सही होते हैं और 50 प्रश्न गलत कर देते हो, जो आपको याद ही नहीं थे फिर भी आपने अटेंड कर लिए, तो 50 का सीधा सा मतलब है लगभग 17 प्रश्न के आप आसपास आपके नंबर कम हो जाएंगे। और आपका स्कोर 100 की जगह कितने क्वेश्चन रह जाएगा, 83 क्वेश्चन। 83 इंटू 2 करके देख लीजिएगा, फिर वहाँ पर आपका रिजल्ट 300 में से निकल जाएगा। तो देखो, विकल्प नंबर आपका जो यहाँ पर साथियों तीसरा है त्रिकुट पर्वत। तो भाई त्रिकुट पहाड़ी जोधपुर जिले में नहीं है, सोनगिरी जालोर में है, गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में और नाकोड़ा की पहाड़ी बाड़मेर में है। ये तीनों सत्य है। तो दूसरा विकल्प आपके तीसरा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी नदी दक्षिणी राजस्थान में नहीं बहती है। रूपारेल, चाप, मोरेन और सोम। तो इनमें से जो नदी दक्षिणी राजस्थान में नहीं बहती है उसका चयन प्रश्न संख्या 3 में करना है। चाहे आपके साथियों कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी के लिए बेहद उपयोगी ये टेस्ट है। तो देखो, तीसरे प्रश्न में जो सही आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। रूपारेल जो नदी है साथियों, ये पूर्वी राजस्थान की नदी है। किसकी है, पूर्वी राजस्थान की नदी है। बाकी चाप, मोरेन और सोम ये आपके दक्षिणी राजस्थान की नदियां हैं। तो फिर इस हिसाब से आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा, पहला विकल्प, क्योंकि ये दक्षिणी राजस्थान में नहीं बहती है। तीसरे प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 है, झीलों से संबंधित बेमेल है। रामगढ़ झील जयपुर,
कावोद झील जैसलमेर। दो विकल्प तो यहाँ पर आपको मिलेंगे और दो विकल्प है सिलिसेर झील अलवर और मानसरोवर झील करौली। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या जो आपके 4 है झीलों से संबंधित बेमेल की अगर हम बात करें तो कौन सा विकल्प आपका बेमेल है मित्रों। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 में जो आपके सही आंसर है तो रामगढ़ झील आपके जयपुर जिले में स्थित है, कावोद झील आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। आपको बेमेल देखना है, सिलिसेर झील अलवर में स्थित है, बिल्कुल सही है, लेकिन मानसरोवर झील करौली में नहीं है साथियों, ये गलत दे रखा है यहाँ पर। इसी वजह से चौथे प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। तो बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, राजस्थान में सर्वाधिक वन वाले जिले हैं उदयपुर कोटा, उदयपुर चित्तौड़, उदयपुर बांसवाड़ा और उदयपुर नागौर। 5वें प्रश्न में सही आंसर बताओ भाई, सर्वाधिक वन वाले जिले इनमें से कौन से विकल्प में दे रखे हैं। तो साथियों उदयपुर कोटा नहीं है, ना ही उदयपुर नागौर है। हमारे कंफ्यूजन हो जाता है उदयपुर बांसवाड़ा और उदयपुर चित्तौड़गढ़ में। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक वन स्थित है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है यह आपके प्रश्न 5 में सही है। इन दोनों जिलों में से भी उदयपुर में सर्वाधिक है। उदयपुर चित्तौड़ में तो यहाँ पर 2-2 जिले दे रखे थे इसलिए सही रहेगा, लेकिन अगर एक जिला पूछे तो फिर आपका उदयपुर आंसर सही रहेगा साथियों। ऐसे प्रश्न में अगर सर्वाधिक वन पूछे और एक ही जिला दे रखा है तो उदयपुर आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, 5वें में सेकंड विकल्प सही रहेगा। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6वां प्रश्न है, मिट्टी व लवणीयता व क्षारीयता की समस्या को हल करने के लिए करना चाहिए जिप्सम का प्रयोग, शुष्क कृषि, वालरा कृषि और रासायनिक खादों का प्रयोग। तो देखो मिट्टी में लिखा था मैंने, मिट्टी में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या को हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए साथियों। तो मैंने आपको पढ़ा भी रखा है इस चीज़ को, जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जिप्सम जो मिट्टी में लवणता या क्षारीयता होती है इसको धीरे धीरे खत्म कर देता है। विकल्प 1 छठे प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7, इनमें से असुमेलित का चयन कीजिए। ईसबगोल जालोर, सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, दनिया नागौर और मेहंदी सोजत पाली। तो कौन सा आपको असुमेलित लग रहा है प्रश्न नंबर 7 में, बताइए राइट आंसर। 7वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखो इसका जो सही आंसर है तीसरा विकल्प है, दनिया नागौर में नहीं बल्कि हाड़ौती क्षेत्र में होता है। कहाँ पर होता है, दनिया हाड़ौती क्षेत्र में होता है साथियों। बाकी मेहंदी सोजत पाली की प्रसिद्ध है, सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, और इसबगोल और जीरा कहाँ पर उत्पादित होता है, सर्वाधिक जालोर में। तो विकल्प नंबर 3 आपके सही है प्रश्न 7 में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 8 क्या पूछ रहा है, राजस्थान की जो जनगणना हुई थी 2011 में, इसके अनुसार इनमें से असत्य है। लिंगानुपात 926, जनसंख्या घनत्व 200, जनगणना 2011 का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और साक्षरता दर 66.1%। तो देखो जो राजस्थान की जनगणना हुई थी 2011 में, इसके अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 926 नहीं था बल्कि कितना था, 928 था। 928 ही आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 926। तो फिर ये क्या हुआ, असत्य हुआ। तो प्रश्न संख्या 8 में प्रथम विकल्प सही है। जनसंख्या घनत्व 200 है, 66.1% साक्षरता दर है, और इसका नारा क्या था 2011 की जनगणना का, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये तीनों विकल्प सही है पहले विकल्प को छोड़कर। इसी वजह से आपके पहला विकल्प प्रश्न संख्या 8 में सही है। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 ये है, सूची 2 ये है। सूची 1 में सहरिया, गरासिया, डामोर और मीना ये जनजातियां दे रखी है, ठीक है। सूची 2 में क्या दे रखा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर सिरोही, बारा कोटा और जयपुर दौसा, ये आपके जिले दे रखे हैं, मतलब कि भाई कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो देखिए कूट है आपके पास, देखिए ABCD में 2 1 3 4, 2 3 1 4, और तीसरा जो कोड है आपके 3 2 1 4 और 3 1 2 4। तो इस प्रकार ये कोड है। एक बार अच्छी तरह से प्रश्न को रोक करके देख लीजिएगा साथियों। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो देख लीजिए प्रश्न को, एक बार आप कागज में लिख करके देखिएगा इस प्रश्न को। तो देखो अगर हम बात करें तो सहरिया आपके कहाँ पर मिलेगा साथियों, बाराकोटा, ठीक है। इस प्रकार सहरिया
गरासिया कहाँ पर मिलेगा आपको? उदयपुर सिरोही में मिल जाएंगे, डामोर डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और मीणा जयपुर दौसा में। इसका मतलब ये है कि ए में तो 3 आएगा, ए में यहाँ पर 3 आना चाहिए, ठीक है। बी में आपके 2 आएगा तो बी में 2 आना चाहिए, ए में 3 बी में 2। सी में क्या आएगा? 1, ए में 3 बी में 2 और सी में क्या आ रहा है आपके? 1 आ रहा है साथियों। और डी में क्या आ रहा है आपके? 4 आ रहा है। तो डी में 4 और बी में क्या आ रहा है एक बार और देख लीजिए, बी में 2 और ए में क्या आ रहा है? ए में 3 आ रहा है। तो 3 2 1 4 का फॉर्मूला आपको देखना है। इसमें 3 2 1 4 यहाँ तक नहीं मिले हैं, ये देखिए तीसरे विकल्प में मिल गए, मतलब आपके प्रश्न संख्या 9 में तीसरा विकल्प सही है साथियों, 3 2 1 4। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न, वह खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, तांबड़ा, वोलेस्टोनाइट, ग्रेनाइट और संगमरमर। जास्पर, तांबड़ा, फेल्सपार, जिप्सम। जेस्पर, तांबड़ा, सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट। जेस्पर, तांबड़ा, संगमरमर और पन्ना। तो जिन खनिजों पर राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है साथियों, उसका चयन प्रश्न संख्या 10 में करना है। तो देखिए जेस्पर पर तो है, तो यहाँ पर भी जेस्पर है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखें साथियों तो तांबड़ा पर भी है, तो तांबड़ा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर सीसा जस्ता पर है, तो सीसा जस्ता यहाँ है, तो एक तो ये होना चाहिए। और वोलेस्टोनाइट पर भी है, तो वोलेस्टोनाइट यहाँ पर भी है, लेकिन ग्रेनाइट और संगमरमर पर नहीं है, तो ये गलत। जिप्सम पर, फेल्सपार पर, इन दोनों पर नहीं है, तो ये भी गलत। फिर संगमरमर वापिस ये गलत, मतलब तीसरा विकल्प सही है साथियों 10वें पृष्ठ में। जेस्पर, तांबड़ा, सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट पर राजस्थान का देश में क्या है? एकाधिपत्य है, ठीक है। 10वें प्रश्न में थर्ड विकल्प सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 11 को, राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? 19 अप्रैल 1991, 19 अप्रैल 2001, 19 अप्रैल 2011 और 19 अप्रैल 2021। ये टेस्ट मैंने 2 दिन पहले ऐप पर डाल रखा था साथियों, वहाँ पर रैंक वगैरह सब कुछ दिख रही थी, लेकिन लगभग यूँ मान लीजिए बहुत सारे बच्चों ने ऐप पर बिल्कुल कोर्स ले रखा है, टेस्ट सीरीज ले रखी है, फिर भी 400 के लगभग बच्चों ने ही इस टेस्ट को हल किया है। तो यार ये एक बड़ी विडम्बना की बात है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 में जो सही आंसर रहेगा आपके, वो कौन सा रहेगा साथियों? तीसरा विकल्प, 19 अप्रैल 2011 को राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति लागू की गई थी। थर्ड विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर, सॉरी 10वें प्रश्न में क्या, 11वें प्रश्न में। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछ रहा है? यहाँ पर क्या पूछा था? प्रथम सौर ऊर्जा नीति, तो ये 19 अप्रैल 2011 को आई थी भाई। 12वां प्रश्न क्या है देखिएगा, राजस्थान की पहली ब्रॉडगेज रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच कब आरंभ की गई? तो आपको ये बताना है कब आरंभ की गई थी भाई। तो देखो विकल्प, 2 जुलाई 1994 को, 2 अक्टूबर 1994 को, 2 मई 1994 को और 2 अप्रैल 1994 को। देखो यहाँ पर आपको ये तो पता है कि जो राजस्थान की पहली ब्रॉडगेज रेल बस सेवा है मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में आरंभ की गई, और कब आरंभ की गई? 1994 में। लेकिन 1994 में कब? बात तो ये है। तो साथियों 2 अक्टूबर 1994 को, कब? 2 अक्टूबर 1994 को राजस्थान की पहली ब्रॉडगेज रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच आरंभ की गई थी। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 12 में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछ रहा है? राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? पहली, पांचवी, चौथी या तीसरी पंचवर्षीय योजना? तो देखो 13वें प्रश्न में सही आंसर देख लेते हैं। जो जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई थी साथियों सभी जिलों में, तो ये जिस पंचवर्षीय योजना में इन जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई थी वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो। आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा प्रश्न 13 में। देखिए मैं वापस कह रहा हूँ, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उनको अटेम्प्ट मत करना। और अगर आपने स्टडी विद पीएन लोधा ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो साथियों ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि यूँ मान लीजिए ऐप के मेंटेनेंस चार्ज में ही जो टाइपिंग वगैरह है और भी कुछ चीज़ें होती है, तो उस चार्ज में ही आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएगी एग्जाम तक साथियों, और कोई चार्ज नहीं है इसके अलावा। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। किस योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किया गया है? सहयोग योजना, महिला समृद्धि योजना, स्वयं सिद्ध योजना और सहयोग व उपहार योजना। 14वें प्रश्न में सही आंसर देख लेते हैं। देखो
वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्यादान जो योजना चल रही है साथियों, ये पहले थी सहयोग व उपहार योजना के नाम से। इस योजना का नाम परिवर्तित करके ही वर्तमान में क्या योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो विकल्प नंबर 4 आपके 14वें प्रश्न में सही है। देखो ऐप का लिंक मैं आपको जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर भी दे दूंगा साथियों, पिन कर दूंगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर पर सर्च करके भी आप ऐप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न 15 की ओर बढ़ते हैं। आपके 15वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 15 क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब अधिसूचित किया गया? 7 सितंबर 2005 को, 7 सितंबर 2006 को, 7 सितंबर 2007 को और 7 सितंबर 2008 को। तो प्रश्न को थोड़ा समझ करके उत्तर देना है आपको। प्रश्न 15 में जो आपके सही आंसर है साथियों, देखो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम है, इसको अधिसूचित करने की बात की जा रही है। तो अधिसूचित किया गया था 7 सितंबर 2005 को, जबकि 2 फरवरी 2006 को इस योजना को लागू किया गया था। तो अगर लागू करने की बात पूछे तो 2 फरवरी 2006 उत्तर होगा, और अधिसूचित करने की बात करें इस योजना को तो 7 सितंबर 2005 आपका सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 15 में दिए गए विकल्पों के अनुसार जो प्रश्न पूछ रहा है, तो आपके प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 17 को देख लेंगे। 17वां प्रश्न क्या है देखिएगा। प्रश्न नंबर 17, इनमें से बेमेल का चयन कीजिए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, केंद्रीय भीड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोक, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र या राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर और राष्ट्रीय बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर। तो देखो यहाँ पर आपके जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ से इस प्रश्न को बनाया गया है। प्रश्न संख्या 16 में आपके जो सही उत्तर है साथियों देखिएगा, इसका सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर 3, क्योंकि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र यहाँ बाड़मेर जो बता रखा है, ये बाड़मेर में नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र आपके कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। तो ये आपके क्या है, बेमेल है, गलत है। इसी वजह से तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है। बाकी जो राष्ट्रीय बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र है, ये तबीजी अजमेर में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में ही है, और केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अविकानगर टोक में है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके सही है। प्रश्न 16 में बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके बारे में आपको प्रश्न संख्या 17 में बताना है। बताइए 17वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है साथियों। आपके प्रश्न नंबर 17 में जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर 4। पंचायती राज व्यवस्था किसकी है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। फोर्थ विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। 18वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से असुमेलित का चयन कीजिए। सूर्य मंदिर ओसिया जोधपुर, देलवाड़ा मंदिर आबू सिरोही, महानालेश्वर मंदिर मेनाल और जगत शिरोमणि मंदिर जोधपुर। तो देखो प्रश्न संख्या 18 में बात करें अगर हम असुमेलित की, तो 18वें प्रश्न में जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। क्यों रहेगा, क्योंकि जगत शिरोमणि जो मंदिर है साथियों, ये जोधपुर में नहीं शायद उदयपुर में है साथियों। जगत शिरोमणि मंदिर शायद उदयपुर या जयपुर में, थोड़ा सा माइंड से निकल गई चीज़, तो जयपुर या उदयपुर में स्थित है। दोनों में से एक जगह फिक्स है, कोई ये नहीं है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी ये तीनों सही है। सूर्य मंदिर ओसिया जोधपुर में है, देलवाड़ा मंदिर आबू सिरोही में है, तो ये सारी चीज़ें सही है चौथे विकल्प को छोड़ करके। ये तो मुझे पता है कि भाई ये जोधपुर में नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 18 में सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। आपके 19वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 19 में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए 19वां प्रश्न आपका है, बामनी व चंबल नदी के संगम क्षेत्र में बेसरोडगढ़ वहाँ स्थित है। बामनी व चंबल नदी के संगम पर यहाँ पर स्थित 9 मंदिरों के समूह का क्या नाम है। ओसिया के मंदिर, किराड़ू के मंदिर, बारडोली के शिव मंदिर और दिलवाड़ा के मंदिर। तो भाई किराड़ू के तो बाड़मेर में है, तो भाई बामनी और चंबल नदी बाड़मेर तो है नहीं। ओसिया के जोधपुर में है, तो भाई ओसिया मतलब जोधपुर में भी बामनी और चंबल नदी नहीं है, तो ये भी गलत। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर साथियों, ये भी
बामनी और चंबल नदी के क्षेत्र में नहीं आते, तो जो बारडोली के शिव मंदिर है यही बामनी व चंबल नदी के संगम क्षेत्र बेसरोडगढ़ में स्थित है साथियों। कितने मंदिरों का समूह है? 9 मंदिरों का समूह है। तो विकल्प नंबर 3 आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 20 क्या पूछ रहा है? राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है? हवा महल, मात्र कुंडिया, फिर तीसरा जो विकल्प है नीचे कोलायत या नाकोड़ा। इनमें से किसको कहा जाता है साथियों? राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है? तो 20वें प्रश्न में सही आंसर देखिए राजस्थान का जो हरिद्वार है हवा महल जयपुर नहीं, बल्कि जो मात्र कुंडिया है साथियों, इसको ही राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। मात्र कुंडिया कहाँ पर पड़ता है? आपके धौलपुर जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? ये धौलपुर जिले में। तो सेकंड विकल्प 20वें प्रश्न में सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 21वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। इनमें से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग और आमेर दुर्ग। देखो मेहरानगढ़ दुर्ग तो गिरी दुर्ग है भाई, ये तो पहाड़ी पर स्थित है जोधपुर में, तो ये आपके जल दुर्ग में नहीं आता है। लेकिन जो गागरोन दुर्ग है साथियों, कहाँ पर स्थित है गागरोन दुर्ग? झालावाड़ जिले में। तो झालावाड़ जिले का जो गागरोन दुर्ग है ये किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 21 में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। तो 22वां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ कृष्ण सप्तमी को, पोष शुक्ल सप्तमी को और पोष कृष्ण सप्तमी को। साथियों गुरु गोविंद सिंह की जयंती की बात की जा रही है प्रश्न नंबर 22 में, और इसका जो सही आंसर है जो पोष माह का होता है साथियों, इसका कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। इसकी जो सप्तमी मतलब इसका जो 7वां दिन होता है पोष शुक्ल सप्तमी, इसी दिन गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। 22वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। तो 23वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23 में क्या पूछ रहा है देखिएगा। प्रश्न नंबर 23 है आपके साथियों, किस दिन मौन व्रत किया जाता है? माघ अमावस्या को मौन व्रत किया जाता है, भाद्रपद अमावस्या को किया जाता है, फाल्गुन अमावस्या को किया जाता है या आश्विन अमावस्या को किया जाता है? 23 की बात करें साथियों तो अमावस्या को तो किया जाता है, लेकिन कौन से महीने की अमावस्या को किया जाता है? जो आपके माघ माह होता है साथियों। तो साथियों जो माघ महीने की अमावस्या आती है, देखो मैंने मेले और त्यौहार आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं इस यूट्यूब चैनल पर साथियों। आपको राजस्थान जीके का संपूर्ण कोर्स निःशुल्क ही करवाया जा रहा है, तो अगर आप पढ़ना चाहो तो बिल्कुल स्वागत है आपका। विकल्प 1 आपके 23 का सही आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। आपके 24वां प्रश्न साथियों, 24वां प्रश्न है, बेमेल का चयन कीजिए। बेमेल का चयन करना है आपको, बेमेल कथन का चयन कीजिए। पाबूजी की फड़ रामजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़, रामदेव जी की फड़ बिना वाद्य यंत्र के, बेसासुर की फड़ इसका वाचन नहीं किया जाता है। तो ये 4 चीज़ें हैं, इनमें से आपको जो बेमेल लग रहा है, जो गलत लग रहा है, उसका चयन प्रश्न नंबर 24 में करना है साथियों। 24 में सही आंसर अगर हम देखें तो आपका कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 3 सही है, क्योंकि ये क्या है? बेमेल है। कैसे है बेमेल? क्योंकि रामदेव जी की फड़ में तो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, देवनारायण जी की सबसे लंबी फड़ है, कोई दिक्कत नहीं, पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है, ये भी सही है, और जो बेसासुर की फड़ होती है इसका वाचन नहीं किया जाता। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है साथियों। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर है। बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट को हल करना, जो प्रश्न बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट नहीं करना है। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, और फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में माइनस मार्किंग सहित आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। माइनस मार्किंग आपके 1/3 है साथियों। और ऐसे टेस्ट अगर आप ऐप पे देना चाहते हो तो बिल्कुल स्वागत है, ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें साथियों। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। आपके 25वां प्रश्न क्या है? असंबंधित का चयन कीजिए। थेवाकला, प्रतापगढ़, बादला, जोधपुर, तारकशी, नाथद्वारा, राजसमंद और पिछवाइयाँ भीलवाड़ा। तो बताओ भाई यहाँ पर असंबंधित कौन सा है 25 में? साथियों प्रश्न संख्या 25 जो है 25वां जो प्रश्न है इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 4, क्योंकि पिछवाइया भीलवाड़ा में नहीं, पिछवाइया कहाँ की है? राजसमंद की है साथियों। कहाँ की है पिछवाइया प्रसिद्ध? राजसमंद की है। बाकी बादला जोधपुर का एक पानी का बर्तन होता है, ये थेवाकला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और तारकशी नाथद्वारा राजसमंद की। तो विकल्प नंबर 4 आपके 25वें प्रश्न का सही आंसर होगा।
बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26वां प्रश्न देख लेंगे आपके प्रश्न नंबर 26। हेला ख्याल में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य है रमझोल, नौबत, अलगोजा और नड़। इनमें से जो हेला ख्याल होता है साथियों, इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 26 का सही आंसर दीजिए। कौन से विकल्प पर जाओगे साथियों? तो 26वें प्रश्न में जो सही आंसर है, जो हेला ख्याल है, इसमें जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वो वाद्य यंत्र है आपके नौबत। कौन सा वाद्य यंत्र है? नौबत वाद्य यंत्र है। सेकंड विकल्प 26 का सही आंसर है। 27 की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न, राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? मान राग में, पीलू राग में, सारंग राग में और मोट राग में। देखो केसरिया बालम राजस्थान का राजकीय गीत भी है साथियों, ये राजस्थान का राजकीय गीत भी कौन सा है? केसरिया बालम है। और इसको जिस राग में गाया जाता है वो कौन सा राग होता है? मांड राग होता है साथियों। कौन सा राग होता है? मांड राग। विकल्प एक आपके 27 का सही आंसर है। 28 की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न क्या है? राजपूतों में प्रचलित डाबरिया प्रथा थी। विवाह में दिया जाने वाला दहेज, बंधुआ मजदूर, दास दासियां, या फिर कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में दिए गए दास दासियां। तो साथियों इनमें से राजपूतों में जो प्रचलित डाबरिया प्रथा थी वो कौन से विकल्प में दे रखी है? 28वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों? तो 28वें प्रश्न में जो सही आंसर है, देखिए डाबरिया प्रथा क्या होती थी? जब किसी लड़की की शादी होती थी तो उसमें दहेज में साथियों सामानों की जगह दास दासियों को दे दिए जाते थे कि ये लो 10 दासियां ले जाओ, 10 दास ले जाइए, 50 दासियां ले जाइए। तो इस प्रकार से उपहार दिया जाता था साथियों दहेज में, जिसको किस प्रथा के नाम से जाना जाता था? डाबरिया प्रथा के नाम से। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 28 में सही है। 29 की ओर बढ़ते हैं। आपके 29वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 है, इनमें से असंगत है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक पीपा, संत पीपा की बात है ये ना। विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर, दासी मत का संबंध मीरा से और राजस्थान का कबीर दादू दयाल। तो साथियों इनमें से जो आपको असंगत लग रहा है उसका चयन 29 में करना है। साथियों 29वां जो प्रश्न है इसमें अगर हम देखें तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत पीपा को माना जाता है। दासी मत का संबंध मीराबाई से माना जाता है। किसकी दासी मानी जाती है मीराबाई? श्री कृष्ण की दासी मानी जाती है साथियों। अब दो विकल्प बच रहे हैं आपके, राजस्थान का कबीर और विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ। तो भाई इसका जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2 29वें प्रश्न में साथियों। देखो विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में तो है लेकिन कतरियासर में नहीं है, ये गलत दे रखा है यहाँ पर। राजस्थान का कबीर दादू दयाल को ही कहा जाता है। सेकंड विकल्प सही है। एक तो इस प्रश्न में त्रुटि हुई थी टाइपिंग की वजह से, इसमें शायद चौथा विकल्प सही मान लिया गया था जो कि गलत है साथियों। बीकानेर में है लेकिन कतरियासर में नहीं है, बीकानेर में। सेकंड विकल्प 29 में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 30 की ओर। 30वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 30 क्या पूछ रहा है साथियों? प्रश्न नंबर 30 में है आपके दिए, देखिएगा प्रश्न नंबर 30 को, जाम्बोजी से संबंधित प्रश्न है। जाम्बोजी द्वारा प्रवर्तित विश्नोई समाज के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना आवश्यक है? 23, 26, 29 और 33। तो देखो जो जाम्बोजी है, संत जाम्बोजी, इनके द्वारा प्रवर्तित विश्नोई समाज के जो अनुयायी हैं इसमें कितने नियम इन्होंने बताए साथियों? 29 नियम। कितने नियम बताए हैं? 29 नियम बताए हैं। अतः थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 30 में सही है। प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ते हैं। आपके 31वां प्रश्न क्या है देखिएगा। असुमेलित का चयन कीजिए। धुरमेड़ी पाबूजी से संबंधित है, चूहों की देवी करणी माता है। तीसरा जो विकल्प है आपके वो है तेजाजी का जन्म स्थल खडनाल में है। और चौथा है रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा नेजा कहलाती है। तो इनमें से जो आपको असंबंधित लग रहा है, तो भाई देखो ये तो सभी को पता है कि रामदेव जी के मंदिरों में जो ध्वजा फहराते हैं उसको नेजा कहते हैं, कोई डाउट नहीं। तेजाजी का जन्म स्थल खरनाल नागौर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन आपके जो पहला और जो दूसरा विकल्प है, तो साथियों यहाँ पर चूहों की देवी करणी माता को ही कहा जाता है, लेकिन धुरमेड़ी का संबंध पाबूजी से नहीं है भाई। धुरमेड़ी का संबंध तो किससे है? गोगा जी से है। विकल्प आपके एक सही है 31 में। प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आपके 32वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 में क्या पूछ रहा है? लांगुरिया गीत का संबंध है केला देवी से, शीला देवी से, करणी माता से और रानी सती से। तो लांगुरिया गीत का संबंध इनमें से किससे है साथियों? 32वें प्रश्न में देखिए, जो करौली की केला देवी है, भाई केला देवी कहाँ? करौली में है साथियों। ठीक है,
तो करौली की जो केला देवी है इनका संबंध लांगुरिया गीत से है साथियों। कौन से गीत से? लांगुरिया गीत से, क्योंकि जो लांगुरिया गीत है ये कहाँ गाया जाता है? करौली में गाया जाता है, जहाँ केला देवी का मंदिर स्थित है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर होगा। 33वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 33 है, जोधपुर में महिला बाग झालरे का निर्माण करवाया था ब्रज कुंवरी ने, गुलाब राय ने, दौलत कुमारी ने और जसवंत ने। तो साथियों जो जोधपुर में मतलब महिला बाग झालरा जो है ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया? तो साथियों इस महिला बाग जो झालरा है इसका निर्माण गुलाब राय के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? गुलाब राय के द्वारा। सेकंड विकल्प 33 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं। आपके 34वां प्रश्न, देश की पहली फड़ चितेरी महिला कलाकार है पार्वती जोशी, जांची देवी, मांगी बाई और विमला जोशी। तो इनमें से देश की पहली फड़ चितेरी महिला कलाकार आपको बताना है साथियों। फड़ चित्रण के बारे में मैंने बताया था ना कि कपड़ों पर जो कपड़े होते हैं इन पर देवी देवताओं की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन होता है चित्रों के माध्यम से, और फिर उस फड़ को बाँचते हैं भोपा। तो साथियों ये जो देश की पहली फड़ चितेरी महिला कलाकार है इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। और कौन है देश की पहली फड़ चितेरी महिला कलाकार? पार्वती जोशी है भाई। विकल्प 1 आपके 34वें में सही रहेगा। 35वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 35। 35वां प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो, पद्माबाई, पार्वती देवी और दयाबाई। 35वें प्रश्न में देखिएगा, कालबेलिया नृत्य के बारे में पढ़ रखा है हमने साथियों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नृत्य को पहचान देने वाली जो नृत्यांगना है वो कौन है? गुलाबो है। बहुत ही प्रसिद्ध महिला है ये राजस्थान की। आपने नाम जरूर सुन रखा होगा गुलाबो का। इन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालबेलिया नृत्य को पहचान दिलाई है साथियों। प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। आपके 36वां प्रश्न, मुर्की, मेखला, मेमन, लटकन आदि है। क्या है ये? आदिवासी वस्त्र है ये, लोकगीत है, लोकनाट्य है और आभूषण विशेष है। तो भाई देखो अभी इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया नहीं है, बट मैंने आपके पूरे सिलेबस इस पेपर को बनाया है साथियों। तो पूरा सिलेबस आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आपके किन टॉपिकों से एग्जामिनर प्रश्न बनाएंगे, और बिल्कुल स्तर पूरा मैंने एग्जाम के हिसाब से रखने की कोशिश की है साथियों। प्रश्न 36 में धीरे धीरे हम और आगे कठिनाई स्तर की ओर बढ़ते जाएंगे। तो जो मुर्की है, मेखला है, मेमंद है और लटकन है ये क्या है साथियों? प्रश्न संख्या 36 में ये सभी आभूषण विशेष है। ये सभी आभूषणों के नाम हैं मित्रों। विकल्प 4 आपके 36 का सही आंसर होगा भाई। प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। आपके 37वां प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए, डूंगरशाही ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरपुर की, उदयपुर की, कोटा की और जोधपुर की। तो भाई इस प्रश्न में आप क्या सोचोगे कि भाई डूंगरशाही ओढ़नियाँ है तो डूंगरपुर की होगी। अगर ये इस विकल्प पे चले गए तो आपके 1/3 नंबर कम हो जाते हैं सही नंबरों में से। 37वें प्रश्न में जो सही आंसर है साथियों, डूंगरशाही ओढ़नियाँ जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर जिले की। फोर्थ विकल्प 37 में सही है। 38 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। आपके 38वां प्रश्न है, पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, बाड़मेर में और अलवर में। तो भाई पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय की बात की जा रही है 38वें प्रश्न में। 38वें प्रश्न में जो सही आंसर है, जो पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय है ये राजस्थान की राजधानी जयपुर जो गुलाबी शहर है साथियों, यहीं पर पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय स्थित है। तो प्रथम विकल्प 38वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 39 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 39 है, मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सीकर, चूरू, अलवर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और दौसा, अलवर। तो भाई देखो चारों ये जितने भी जिले दे रखे हैं आपके पूर्वी, यहाँ पर ये जो पूर्वी जो राजस्थान है साथियों, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के जो ये जो स्थान है उत्तर पूर्वी के है ज़्यादातर। तो साथियों इनमें से जो मेवाती बोली है ये जिस क्षेत्र में बोली जाती है आपके 39वें प्रश्न में, वो जिस विकल्प में है वो है आपके अलवर जिले में, भरतपुर जिले में और धौलपुर जिले में। धौलपुर राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर और राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं साथियों। ये तीनों ही जो जिले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इस दृष्टि से। तो थर्ड विकल्प आपके 39 में सही रहेगा। प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। 40वां प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक है
सूर्यमल मिश्रण, विजयदान देथा, राव तेज सी और बीटू सूजा जी। साथियों, जो बातारी फुलवारी है इसकी रचना इनमें से किसके द्वारा की गई है? 40वें प्रश्न का सही आंसर बताओ, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 40 में सही है? देखो 40वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है साथियों, बातारी फुलवारी का लेखन किसने किया था? विजयदान देथा ने किया था। किसने किया था? विजयदान देथा की ये रचना है। विकल्प नंबर 2 आपके 40वें प्रश्न में सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 41 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 41 क्या पूछ रहा है? 24 वाणियाँ किसकी प्रसिद्ध रचना है? रामदेव जी की, पाबू जी की, हडबू जी की और देवनारायण जी की। तो इनमें से देखिएगा 24 वाणियों की अगर हम बात करें साथियों, किसने लिखी थी ये रचना? रामदेव जी के द्वारा इस रचना को लिखा गया था। रामदेव जी, जिनको साथियों हिंदू धर्म के लोग भी मानते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग भी इनको मानते हैं, पूजा करते हैं इनकी। ठीक है, विकल्प 1 आपके प्रश्न 41 में सही है। प्रश्न संख्या 42 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 42 क्या है? राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, या फिर आपके तीसरा विकल्प है उदयपुर में स्थित है या चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो 42वें प्रश्न में बताओ भाई, राजस्थान साहित्य अकादमी इनमें से कहाँ पर स्थित है? देखो 42वें प्रश्न में जयपुर जोधपुर में राजस्थान साहित्य अकादमी नहीं है मित्रों, बल्कि राजस्थान का जो उदयपुर जिला है यहाँ पर राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है। 42 में थर्ड विकल्प सही है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 43 की ओर। 43वां प्रश्न है, मांजल रात ग्रंथ के लेखक है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, अगरचंद नाहटा, सूर्यकर्ण पारिक और किशनलाल श्रीधर। इनमें से मांजल रात ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? 43वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प आपके 43वें में सही रहेगा? तो साथियों देखिए, जो मांजल रात ग्रंथ है इसका लेखन रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा किया गया है। साथियों किसके द्वारा? रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा। 43 में प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। आपके 44वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिएगा, ऊंट को पशुधन श्रेणी में राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 15 मई 2014, 30 जून 2014, 19 मार्च 2014 और 25 फरवरी 2014। तो 44वें प्रश्न में सही आंसर देख लेते हैं। देखिएगा, ऊंट को पशुधन श्रेणी में साथियों कब? 2014 में तो इसको दर्जा दिया गया था राज्य पशु का, लेकिन 2014 में कब? तो 30 जून 2014 को। कब? 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। किस श्रेणी में? पशुधन श्रेणी में। जबकि वन्य जीव श्रेणी में कौन सा है राज्य पशु? तो चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है वन्य जीव श्रेणी में। और पशुधन श्रेणी में कौन है राजस्थान का राज्य पशु? ऊंट है साथियों, जिसको कब दर्जा दिया गया था? 30 जून 2014 को। 44वें प्रश्न में सेकंड विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 45 की ओर बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न देख लेंगे, प्रोसोपिस सिनेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है? गोडावण का, ऊंट का, खेजड़ी का और चिंकारा का। तो भाई जो प्रोसोपिस सिनेरिया है गोडावण का तो नहीं है साथियों, ना ही ऊंट का है, बल्कि जो खेजड़ी है राजस्थान का जो राजवृक्ष है साथियों, राजस्थान का राजवृक्ष क्या? खेजड़ी है। तो इसका ही वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया है साथियों। 1983 में इसे राजस्थान का राजवृक्ष का दर्जा दिया गया था। किसको? खेजड़ी को। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 45 में सही है। 45वें प्रश्न में नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। 45वें प्रश्न में प्रोसोपिस सिनेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है? खेजड़ी का। 46वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 46 है, अवनी लेखरा का संबंध है मुक्केबाजी से, शतरंज से, निशानेबाजी से और पैरा बैडमिंटन से। तो साथियों जो अवनी लेखरा है, नाम सुना होगा साथियों, ये निशानेबाजी से संबंधित है। राजस्थान के जो प्रमुख खिलाड़ी है उस टॉपिक से इस प्रश्न को लिया गया है। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 46 में सही है। अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से है साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 46 में सही रहेगा। प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न देख लेते हैं, बेमेल का चयन कीजिए। कालीबंगा, हनुमानगढ़, चंद्रावती सभ्यता बूंदी, आहड़ सभ्यता उदयपुर और गिलुंड सभ्यता राजसमंद। देखो बेमेल की बात की जा रही है, तो साथियों बेमेल का अगर हम चयन करें तो 47वें प्रश्न में जो आपके सही आंसर है साथियों, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, सही है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में सही है और गिलुंड सभ्यता का है राजसमंद में है। ये तीनों ही सही दे रखी है, लेकिन चंद्रावती सभ्यता बूंदी में नहीं है, बल्कि चंद्रावती सभ्यता तो कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में है। कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में। इसी वजह से 47 में आपके सेकंड विकल्प क्या है? बेमेल है और आपका आंसर भी है। चलिए प्रश्न नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। आपके 48वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 48 है, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर समूह किस राजवंश की देन है?
गुहिल राजवंश, मारवाड़ राजवंश, प्रतिहार राजवंश और चौहान राजवंश। तो देखो ओसिया के मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में। और साथियों ये जो मंदिरों का जो समूह है ओसिया में, ये किसकी देन माना जाता है? किस राजवंश की देन माना जाता है? प्रतिहार राजवंश की देन माना जाता है। अतः 48वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 49 की ओर बढ़ते हैं। आपके 49वां प्रश्न क्या है देखिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1577 ईस्वी में और 1578 ईस्वी में। तो 49वें प्रश्न में देखिए, जो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में साथियों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ये लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। 49वें प्रश्न में सेकंड विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 50 की ओर बढ़ते हैं। आपके 50वां प्रश्न क्या है? राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? राणा प्रताप को, राणा सांगा को, राणा कुंभा को और राणा उदय सिंह को। तो राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत के नाम से इनको किसको जाना जाता है साथियों? देखो राणा प्रताप को नहीं जाता है, ना ही राणा कुंभा को। कुंभा तो शिल्पकार था, ये तो मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने महलों का, दुर्गों का निर्माण करवाया था। राजस्थान में सर्वाधिक 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। और साथियों यहाँ हिंदूपत की बात की जा रही है, तो भाई हिंदूपत है राणा सांगा। कौन है? राणा सांगा है। विकल्प नंबर 2 आपके 50वें प्रश्न में सही है। देखिए एग्जाम तक हर 7 दिन में टेस्ट पर साथियों इस जो मतलब ऐप है, ऐप में जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 149 वाली, उसमें इसी प्रकार से आपके एक टेस्ट लिया जाएगा हर 7 दिन में। इसी और शानदार लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। माइनस मार्किंग सही थे, आप अपनी रैंक वहाँ देख सकते हो। और डेली रोजाना कम से कम 2 टेस्ट और मैक्सिमम 4 टेस्ट रोजाना आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। डेली है साथियों, कोई अवकाश भी नहीं है किसी भी दिन का। तो बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप का वापस नाम दोहरा देता हूँ, स्टडी विद पीएन लोधा नाम से प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी साथियों, ठीक है। प्रश्न नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 51वां प्रश्न है, इनमें से असुमेलित का चयन कीजिए। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा रावचंद्र सेन, दुर्गादास राठौड़ की छत्री मध्य प्रदेश, गिरी सुमेल युद्ध 1544 और गज सिंह बांसवाड़ा के शासक। तो भाई 51वें प्रश्न में अगर हम देखें तो मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसको कहा जाता है? रावचंद्र सेन को। दुर्गादास राठौड़ की छत्री का है मध्य प्रदेश में। गिरी सुमेल युद्ध कब हुआ था? 1544 में। लेकिन गज सिंह बांसवाड़ा का शासक गलत दे रखा है, इसी वजह से 51वें प्रश्न में आपके फोर्थ विकल्प सही रहेगा। चलिए 52वें प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 51 में साथियों आपके चौथा विकल्प सही है, गज सिंह बांसवाड़ा के शासक नहीं थे। प्रश्न संख्या 52 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 52 है, राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राव राय सिंह को, राव अनूप सिंह को, राव दलपत सिंह को और राव गंगा सिंह को। तो बताइए प्रश्न संख्या 52 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? राजपुताने का कर्ण इनमें से किसको कहा जाता है? 52वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। तो साथियों जो राव राय सिंह है, कौन है? राव राय सिंह है, इनको ही क्या कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। 52वें प्रश्न में प्रथम विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 53 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 53, हुर्ड़ा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1733 ईस्वी में किया गया था, 1734 ईस्वी में किया गया था, या फिर आपके विकल्प नंबर 3 है 1737 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1739 ईस्वी में। तो साथियों प्रश्न संख्या जो आपके 53 है, इसका सही आंसर बताना है, बताइएगा। देखिए अगर हम बात करें हुर्ड़ा सम्मेलन की, तो 53वें प्रश्न में आपके सही आंसर रहेगा हुर्ड़ा सम्मेलन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों एग्जाम की दृष्टि से, याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को। 1734 ईस्वी में हुर्ड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो सेकंड विकल्प आपके 53 में सही है। प्रश्न संख्या 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न है आपके, वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया? सवाई जय सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने, सवाई मान सिंह ने और सवाई प्रताप सिंह ने। 54वें प्रश्न में सही आंसर बताओ, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों? तो देखो जिस शासक ने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया था, उस शासक का, जयपुर का वो शासक था साथियों, और उस शासक का नाम है मिर्जा राजा जय सिंह। कौन थे वो? मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया गया है। मतलब जब तक इन्होंने जयपुर पर शासन किया तब 3 मुगल बादशाह चेंज हो चुके थे साथियों दिल्ली में। विकल्प आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 54 में। प्रश्न संख्या 55 की तरफ
बढ़ेंगे। तो 55वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 55 है, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1193 ईस्वी में और 1194 ईस्वी में। देखिए, तराइन का जो युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, ये दो युद्ध है साथियों। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी साथियों। लेकिन 1192 में वापिस मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो विकल्प यहाँ पर प्रथम पूछा है, तो प्रथम में कौन सा सही रहेगा? फिर प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 55 का सही आंसर है। 56वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। आपके प्रश्न संख्या 56 को देख लेते हैं। आपके 56वां प्रश्न क्या है? देखिए, विग्रहराज चतुर्थ चौहान को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से भी जाना जाता है? कवि बांधव, कवि राज, कवि मित्र और कवि सर्जक। तो देखो, जो विग्रहराज चतुर्थ थे, चौहान वंश के शासक, तो साथियों विद्वानों का आश्रयदाता, ठीक है, इस कारण से इसको किस नाम से भी जाना जाता था? इसको कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भाई कवि बांधव के नाम से किसको जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ को साथियों कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। प्रथम विकल्प 56 में सही है। प्रश्न संख्या 57 की ओर बढ़ेंगे। आपके 57वां प्रश्न, अजमेर नगर किसने बसाया? ठीक है, अजमेर नगर किसने बसाया, ऐसा प्रश्न नंबर 57 आपसे पूछ रहा है। तो देखो, अजय पाल ने बसाया, अजय राज ने बसाया, अर्णोराज ने बसाया या वासुदेव ने बसाया? 57 में बताओ भाई, किसके द्वारा अजमेर नगर बसाया गया था साथियों? 57वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिएगा, अगर आप सोच रहे हो कि अजय राज ने अजमेर नगर बसाया तो गलत है। अर्णोराज ने भी नहीं, ना ही वासुदेव ने, बल्कि अजय पाल के द्वारा, किसके द्वारा? अजय पाल के द्वारा अजमेर नगर बसाया गया था साथियों। विकल्प 1 आपके 57 का सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 58 की तरफ। 58वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 58 क्या है? जो चौहानों की देवड़ा शाखा है, इसका शासन था सिरोही में था, जोधपुर में था, कोटा में था या नागौर में था? देखो, ऊपर से ही प्रश्न बनाया गया है। ये तो चौहानों की जो देवड़ा शाखा है, इसका शासन आपसे प्रश्न संख्या 58 में पूछ रहा है। 58वें प्रश्न में साथियों, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कहां पर है? माउंट आबू, सिरोही में। और बिल्कुल सिरोही में ही चौहानों की देवड़ा शाखा जो है साथियों, इनका शासन था। मतलब यहाँ पर कौन शासक थे? चौहानों की देवड़ा शाखा के जो शासक हैं वो यहाँ के राजा थे साथियों। ठीक है, विकल्प 1 आपके 58 में सही है। प्रश्न संख्या 59 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 59वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 59 साथियों, 59 में असंबंधित का आपको चयन करना है। असंबंधित का सीधा सा मतलब है जो यहाँ पर गलत आपको लगे उसका चयन प्रश्न संख्या 59 में करना है। तो विकल्प है, जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में, मारोट के किले का निर्माण देवराज ने, आधुनिक जैसलमेर के निर्माता जवाहर सिंह और सालिम सिंह की हवेली 9 मंजिला। तो इनमें से जो आपको असंबंधित लग रहा है, मतलब गलत लग रहा है, उसका चयन करिए साथियों प्रश्न संख्या 59 में। जो प्रश्न नहीं आता है अटेम्प्ट नहीं करना है, उनको जबरदस्ती अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ अगर ऐसी आदत नहीं डाली आपने तो एग्जाम में भी ऐसी आपकी आदत डल जाएगी साथियों कि आप जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको भी करने लग जाओ। तो ऐसा नहीं हो कि प्रश्न तो 120 सही कर दिए थे लेकिन 30 गलत करने के कारण 10 नंबर कम हो गया और आपका स्कोर रह गया 110, मतलब 220 रह गया, जहां होना चाहिए 240। तो ऐसा है साथियों, ठीक है। इसलिए रिस्क वहीं पर उठाए जहां पर 2 ऑप्शन आप दूर हटा देते हो, तो उसी जगह पर आपको रिस्क लेना है। 59 में जो सही आंसर है साथियों, जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन मारोट के किले का निर्माण देवराज ने नहीं करवाया था। गलत है ये, तो इसी वजह से 59 में दूसरा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 60 की ओर बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 60 है, भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून कहा जाता है? सूरज सिंह को, राणा संग्राम सिंह को, पृथ्वीराज चौहान को और मिहिर भोज को? तो जो भरतपुर का जो जाट शासक था जिसको जाटों का अफलातून भी कहा जाता है साथियों, वो उस शासक का नाम प्रश्न संख्या 60 में बताइए। कौन सा विकल्प सही करोगे साथियों? तो आपके 60वें प्रश्न में जो सही आंसर है साथियों, जो जाटों का जो शासक था सूरज सिंह, क्या सूरज सिंह जाट, इसको ही जाटों का अफलातून कहा जाता है। कहाँ का शासक था ये? भरतपुर का शासक था साथियों।
विकल्प 1 प्रश्न संख्या 60 में सही है। प्रश्न संख्या 61 की ओर बढ़ेंगे। देखो 61वां प्रश्न, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराजा बिशन सिंह ने, महाराजा जवाहर सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने और महाराजा गोकुल ने। तो डीग के महल कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता होगा कि जो डीग के महल है ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है साथियों। और इन डीग के महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया। किनके द्वारा करवाया गया? महाराजा सूरजमल के द्वारा। तो विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 61 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 62 की ओर बढ़ेंगे। 62वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। आपके प्रश्न नंबर 62 में क्या पूछ रहा है? तो देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन था, मैकमोहन था, मेजर बर्टन था या जेडी हॉल था? तो देखो 1857 की क्रांति, हालांकि अभी हमने इन चीजों को, बहुत सारी चीजों को पढ़ा नहीं है, लेकिन साथियों आपको एक मोटा मोटा अनुमान इस वीडियो के माध्यम से लग जाएगा कि किस प्रकार से आपका एग्जाम में पेपर बनने वाला है। तो राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जो कोटा रियासत थी, यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था साथियों, उसके बारे में 62वें प्रश्न में बताना है। और इसका जो सही उत्तर है, 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत में जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन था। थर्ड विकल्प 62 में सही है। प्रश्न संख्या 63 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 63वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 63, राजपुताना में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई? अजमेर से, आहुआ से, एरिनपुरा से और नसीराबाद से। तो देखो 63 में 1857 की क्रांति मतलब राजस्थान का कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं है। तो साथियों उस समय यहाँ पर जो सैनिक छावनियां हैं, अब 1857 की क्रांति मतलब अंग्रेजों का शासन था भारत में, भारत गुलाम था अंग्रेजों का। तो साथियों 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें राजपुताना की मतलब यहाँ पर राजस्थान वर्तमान में जो है, तो इसमें स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जिस स्थान से हुई थी वो था नसीराबाद। नसीराबाद मतलब अजमेर में, ठीक है। लेकिन यहाँ नसीराबाद अलग है और अजमेर अलग है, तो यहाँ नसीराबाद आपका सही आंसर होगा। चौथा विकल्प आपके 63 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 64 की तरफ बढ़ेंगे। तो आपके 64वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 64 में क्या पूछ रहे हैं साथियों? आपके प्रश्न नंबर 64 क्या है? ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, प्रतापगढ़ में या फिर विकल्प है बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में? भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये 4 विकल्प है। जो मानगढ़ धाम है साथियों राजस्थान के किस जिले में स्थित है ये? तो आपको ये बताना है कौन से प्रश्न में? प्रश्न संख्या 64 में। तो देखो ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ वाला कांड आपने सुन रखा होगा, भीलवाड़ा या प्रतापगढ़, कहाँ है ये? तो 64 में साथियों ना तो ये भीलवाड़ा में है ना ही प्रतापगढ़ में है, बल्कि मानगढ़ नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा जिले में। तो विकल्प 3 आपके प्रश्न 64 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 65 की तरफ बढ़ते हैं। आपके 65वां प्रश्न है, भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोविंद गुरु के द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा और शोभाराम के द्वारा। बताइए 65 में किसके द्वारा भगत पंथ की स्थापना की गई है साथियों? 65वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। तो गोविंद गुरु, गुरु गोविंद के द्वारा साथियों भगत पंथ की स्थापना की गई थी, इसीलिए आपके प्रथम विकल्प 65 में सही है। देखो ऐप पर रेगुलर टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो साथियों मात्र 149 में, एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता या कम से कम 1 साल। तो साथियों इन दोनों के मध्य आप बिल्कुल और किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है। और अगर लगभग यू मानिए अभी 12-13 दिन हुए ऐप को बनवाए हुए और लगभग 30+ टेस्ट वहां पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो रेगुलरिटी बिल्कुल रहेगी आपके एग्जाम तक। और ऑल सब्जेक्ट लेवल 1 प्लस लेवल 2 रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो तो जरूर ज्वाइन करिएगा साथियों। प्रश्न संख्या 66 की ओर बढ़ेंगे। आपके 66वां प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 66 क्या है? इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बेंगू रामनारायण चौधरी, बूंदी नैनूराम शर्मा, बिजोलिया विजय सिंह पथिक और बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी। तो देखिए एक तरफ तो ये किसान आंदोलन के नाम है और एक तरफ किसान आंदोलन से संबंधित मुख्य व्यक्तियों के नाम है। तो साथियों बेंगू किसान आंदोलन का संबंध रामनारायण चौधरी से है, बूंदी किसान आंदोलन का संबंध नैनूराम शर्मा से है, बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध विजय सिंह पथिक से है, लेकिन बीकानेर किसान आंदोलन का संबंध नरोत्तम लाल जोशी से नहीं है, इसलिए 66वें प्रश्न में आपके 4th विकल्प सही रहेगा। तो चलिए बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 67 की तरफ। 67 ट्रेंच कमीशन संबंधित है, अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है, मेव किसान आंदोलन से संबंधित है,
बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है और जाट किसान आंदोलन से। देखो अभी तक हमने यूट्यूब पर किसान आंदोलन है, एकीकरण है, इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है साथियों। तो 67वें प्रश्न में जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। जो ट्रेंच कमीशन है इसका संबंध किस आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 67 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 68 की ओर बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए। वांगड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? जय नारायण व्यास है, भोगीलाल पांड्या है, हरिदेव जोशी है या फिर मोतीलाल तेजावत है? तो इनमें से किसको वांगड़ का गांधी कहा जाता है? प्रश्न संख्या 68 में बताओ कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों। तो देखिए वांगड़ का गांधी किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को ही साथियों वांगड़ का गांधी के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर 2 68वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 69 की तरफ बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 69 है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938 में, 1939 में, 1940 में या 1941 में? मेवाड़ प्रजामंडल की बात की जा रही है मित्रों। 69वें प्रश्न में जो आपके सही आंसर है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? सन 1938 ईस्वी में। प्रथम विकल्प 69 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 70 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 70वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 70 देखिए। 70वां प्रश्न है, राजस्थान के निर्माण के द्वितीय चरण में राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया। अलवर को बनाया गया, कोटा को, उदयपुर को और जयपुर को। 70वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। जो राजस्थान संघ साथियों द्वितीय चरण की बात की जा रही है। भाई राजस्थान का निर्माण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो 7 चरणों में राजस्थान का निर्माण हुआ। इसका जो दूसरा चरण था इसमें साथियों राजस्थान संघ की जो राजधानी बनाई गई थी वो था कोटा। कौन सा? किसको राजधानी बनाया गया? कोटा को साथियों राजस्थान के निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया था। सेकंड विकल्प आपके 70वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 71 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 71 है, 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने थे ठाकुर देशराज, जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव और मास्टर आदित्येंद्र जी। तो साथियों देखो 1939 के अंत में मतलब लास्ट समय चल रहा था 1939 का। तो भरतपुर प्रजा परिषद जो है साथियों इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन थे साथियों? मास्टर आदित्येंद्र जी। कौन थे? मास्टर आदित्येंद्र जी थे साथियों। विकल्प नंबर 4 आपके 71 में सही है। प्रश्न संख्या 72 की ओर बढ़ेंगे। आपके 72वां प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासत शामिल हुई? पंचम चरण में 1949 में, चतुर्थ चरण में 1949 में, तृतीय चरण में 1948 में और पंचम चरण में 1950 में। तो भाई देखो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। तो इसमें जयपुर और जो जोधपुर रियासत है ये किस चरण में सम्मिलित हुई थी और कब हुई थी? ऐसा आपसे प्रश्न संख्या 72 पूछ रहा है। तो भाई 1949 में हुई थी जोधपुर और जयपुर रियासत राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान के अंतर्गत सम्मिलित। लेकिन 1949 में कब हुई थी? कौन से चरण में हुई थी साथियों? आपको ये बताना है। तो 72 में जो सही आंसर है वो है जो चतुर्थ चरण था राजस्थान के एकीकरण का 1949 में साथियों। इसमें जयपुर और जोधपुर रियासत राजस्थान के एकीकरण में शामिल हुई थी। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 72 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 73 की ओर बढ़ते हैं। आपके 73वां प्रश्न देखेंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष, एस सी त्रिपाठी, बी एस तिवारी और एम एम शर्मा। देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएस जिसको हम कहते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग साथियों इसके प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा है 73 में। और इसका जो सही आंसर है साथियों वो रहेगा एस के घोष। कौन थे? एस के घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो विकल्प 1 आपके 73 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 74 की तरफ बढ़ेंगे। आपके 74वां प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 20 अगस्त 1949, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1948 और 26 जनवरी 1950। राजस्थान लोक सेवा आयोग देखो एस के घोष तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसका गठन कब हुआ अगर ये आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा 20 अगस्त 1949 को। कब? 20 अगस्त 1949 को साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। विकल्प 1 74 में सही है। प्रश्न संख्या 75 की तरफ बढ़ेंगे। भैया प्रश्न नंबर 75 को, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2004। अप्रैल लिखा था टाइपिंग मिस्टेक हुई है।
18 अप्रैल 2005, फिर तीसरा विकल्प है 18 अप्रैल 2006 और चौथा विकल्प है 18 अप्रैल 2007। तो कौन सा विकल्प सही है साथियों? 75वें प्रश्न को अगर हम बात करें, पूछ रहे राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन के बारे में। तो इसका गठन 18 अप्रैल को तो हुआ, लेकिन कब हुआ? 2006 में हुआ। कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 में। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 75 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 75 में 18 अप्रैल 2006 सही रहेगा। चलिए 76 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? 1949 में, 1959 में, 1969 में और 1979 में। देखो, राजस्थान में राजस्व मंडल की बात की जा रही है प्रश्न नंबर 76 में, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कौन सा रहेगा साथियों? तो इसका भी पहला ही विकल्प सही है। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो उसके 2 साल बाद यानी 1949 को राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी साथियों। विकल्प 1 आपके 76 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 77 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 77वां प्रश्न देखेंगे। आरएफसी का पूरा नाम लिखना है। राजस्थान रोजगार निगम, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फ्यूल निगम और राजस्थान फायर निगम। देखो, ऐसा है यार, इस प्रश्न को जब हमने ऐप पर डाला था तो गलती से इसका आंसर पहला वाला बता दिया गया था, जो कि गलत है, क्योंकि आरएफसी का पूरा नाम क्या है? राजस्थान वित्त निगम है। क्या है? आरएफसी का पूरा नाम। संशोधन किया जाता है इस प्रश्न में। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 77 में सही है। आरएफसी का पूरा नाम राजस्थान वित्त निगम है, जिसको साथियों राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, राजस्थान वित्त निगम इसको हम कहते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी राजस्थान वित्त निगम की स्थापना? 1955 में हुई थी साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये संस्था। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 77 का सही उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 78 की तरफ। आपके 78वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 78 क्या है? राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य है कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा और कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा। तो ऐसा है कि हमने साथियों इस प्रश्न को डाला था, तो एक रिपोर्ट आई थी इस पर कि सर इसका आंसर कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा है। तो गलत क्यों? क्योंकि मैंने इसका आंसर वहां पर भी दूसरा विकल्प बताया था और यहाँ पर भी दूसरा ही विकल्प बता रहा हूं, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा का मतलब कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा होती है। जो 8वीं बोर्ड होती है राजस्थान में साथियों, उस 8वीं बोर्ड का जो मार्कशीट होती है उसमें लिखा होता है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। क्या लिखा होता है? प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, मतलब प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। कब हुई? जब उसने 8वीं पास कर ली है। अगर प्राथमिक पूछे कि प्राथमिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, तो प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 की शिक्षा होती है, लेकिन प्रारंभिक अगर शब्द आ जाए तो कक्षा 1 से 8 तक की होगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई गलती नहीं है। आपके सेकंड विकल्प ही 78 में सही है साथियों। प्रश्न नंबर 79 की ओर बढ़ेंगे। आपके 79वां प्रश्न। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर में कुल कितने विभाग है? 6 विभाग है, 8 विभाग है, 9 विभाग है या 10 विभाग है? तो देखो, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, पहला क्वेश्चन ये बना कि भाई ये कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि ये उदयपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? उदयपुर जिले में। और इसमें कुल कितने विभाग है, विभाग पूछा गया है साथियों। तो 79वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो रहेगा विकल्प नंबर 1, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो उदयपुर में स्थित है, इसमें कुल कितने विभाग है? तो भाई इसमें कुल 6 विभाग है। प्रथम विकल्प 79 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 80 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। 80वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? IASE का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस इन एजुकेशन या इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस सिस्टम इन एजुकेशन। तो IASE का पूरा नाम आपको प्रश्न संख्या 80 में बताना है। बताओ भाई 80वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो IASE का पूरा नाम है, आई से बनता है इंस्टीट्यूट, क्या बनता है? इंस्टीट्यूट बनता है। ठीक है, चारों ही विकल्प में इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। ऐसे बनता है साथियों, क्या बनता है आपको ये देखना है। अब तो यहां पर ऐसे क्या बनता है? एडवांस बनता है। क्या बनता है? एडवांस बनता है। तो ये विकल्प हट गया। एस से बनता है स्टडीज, तो स्टडीज सिर्फ इसमें ही है, बाकी ये भी हट गया और ये भी हट गया। साइंस नहीं या ना ही सिस्टम। तो इसका जो पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन,
IASE का पूरा नाम है, पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 80 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 81 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। आपके प्रश्न नंबर 81 सभी के लिए बेहद उपयोगी क्वेश्चन चल रहे हैं ये। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे 100% पूछे जाएंगे। तो साथियों प्रश्न संख्या 81 क्या है देखिएगा। आकाशवाणी के माध्यम से कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हर विद्यार्थी तक शिक्षा पहुंचाने के लक्ष्य से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? ज्ञानवाणी, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन और ज्ञान दर्शन। तो देखो, हर विद्यार्थी तक शिक्षा पहुंचे, इसके लिए कोविड-19 में जो कार्यक्रम चलाया गया था साथियों, उस कार्यक्रम के बारे में आपको 81 में बताना है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों, कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? शिक्षावाणी। कौन सा? शिक्षावाणी नाम से कार्यक्रम चलाया गया था कोविड-19 के दौरान, जब लॉकडाउन लगा था कि प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, इसी वजह से शिक्षावाणी नाम से कार्यक्रम चलाया गया था। विकल्प नंबर 2 81 में सही है। प्रश्न संख्या 82 की ओर बढ़ते हैं। आपके 82वां प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिएगा। प्रश्न संख्या 82, समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के शैक्षिक उन्नयन एवं विकास हेतु प्रारंभ किया गया है? कक्षा 1 से 12, 6 से 8, प्री स्कूल से कक्षा 12 और कक्षा 6 से 12। तो बताओ, प्रश्न संख्या 82 में बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बनाया गया है, जैसा सिलेबस आपके दे रखा है। प्रश्नों का स्तर अच्छा रखने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हाई मैंने रखा नहीं है, क्योंकि पहला टेस्ट है। धीरे धीरे हम कठिनाई की ओर बढ़ेंगे। लगभग 3-4 टेस्ट होने के बाद बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। हालांकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी आप पढ़ रहे हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और 82 जो प्रश्न है, 82वां जो प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा साथियों विकल्प नंबर 3, प्री स्कूल से कक्षा 12। समग्र शिक्षा अभियान में प्री स्कूल से कक्षा 12 तक शैक्षिक उन्नयन एवं विकास हेतु कार्यक्रम किया गया है। आपके थर्ड विकल्प 82 में सही है। प्रश्न संख्या 83 की ओर बढ़ते हैं। तो 83वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 83, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया? 10 जुलाई 2022, 11 जुलाई 2022, 12 जुलाई 2022 और 13 जुलाई 2022। बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम साथियों। देखिए, इसको शॉर्ट में कहा जाता है RKSMBK। क्या कहा जाता है? RKSMBK। ये जो साथियों, ये जो प्रोग्राम है 100% यूं मान लीजिए कि भाई पूरी संभावना है, मैं 0.1% भी नहीं बोलूंगा, पूरी ये है संभावना कि इस प्रश्न को आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा RKSMB के नाम से एक एप्लीकेशन भी चलाई गई है, जिसमें बच्चों का मूल्यांकन इस एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा साथियों। तो देख लो आप, बच्चों का जो मूल्यांकन है वो इस एप्लीकेशन से किया जाएगा। प्रत्येक जो नोट है, मतलब जो CBO का जो दायरा होता है, प्रत्येक CBO ऑफिस के अंतर्गत 10 अध्यापकों का चयन संपूर्ण राजस्थान से, प्रत्येक CBO ऑफिस से 10 अध्यापक, मतलब CBO ऑफिस के अंतर्गत जो विद्यालय आते हैं, जो ब्लॉक आते हैं वहां पर, तो प्रत्येक ब्लॉक से 10 अध्यापकों का चयन किया गया है। और साथियों, इस ऐप के माध्यम से बच्चों में बहुत ज्यादा चेंजेस करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए और गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। और जो कोरोना के दौरान जो लर्निंग गैप हुआ है साथियों, ठीक है, जो लर्निंग गैप बच्चों का हुआ है, उस गैप को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, और इस कार्यक्रम को जब लॉन्च किया गया था तो साथियों वो 83वां जो प्रश्न है, इसका आपका सही आंसर होगा 11 जुलाई 2022 को। कब? अभी की बात है, अभी सितंबर, अक्टूबर, देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, दो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, तो 11 जुलाई 2022 को इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का, यूं मान लीजिए छप गया ये पेपर में। तो 11 जुलाई 2022 को इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है साथियों। एक और कार्यक्रम है बाल गोपाल योजना, ठीक है, बाल गोपाल योजना। ये जो बाल गोपाल योजना है, इसमें पहले क्या होता था, अभी दूध पिलाते थे बच्चों को पूरे 6 दिन ही, लेकिन उस दूध वाली जो स्कीम है उसको बंद कर दिया था गवर्नमेंट ने, और उसके स्थान पर बाल गोपाल योजना चलाई है, जिसमें एक सप्ताह में 2 दिन बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। और ये जो दूध है, जो मिल्क पाउडर आता है ना, 400 रुपए में 1 किलो मिल्क पाउडर आता है, उससे दूध बनाना है स्कूल में और बच्चों को पिलाना है। तो ये इसका संबंध है, पूछा जा सकता है कि भाई बाल गोपाल योजना में एक सप्ताह में कितने दिन बच्चों को दूध पिलाया जाएगा? तो 2 दिन। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 84 की ओर बढ़ेंगे। आपके 84वां प्रश्न, राजस्थान सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा शाला दर्पण इंटीग्रेटेड लिखा था मैंने, इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया?
जून 2019 में, जनवरी 2020 में, 2 अक्टूबर 2019 को और 8 सितंबर 2019 को। 84 में बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है। जो इंटीग्रेटेड पोर्टल है साथियों शाला दर्पण पर, इस कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका सही आंसर है जून 2019 में साथियों शाला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। विकल्प 1 आपके 84 का सही उत्तर है। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 85 की तरफ। चलिए 85वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 85। आरटी 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो देखो आरटी एक्ट 2009 में 0 से 14 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, 6 से 18 वर्ष और 6 से 14 वर्ष किस आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान बताया गया है। 85वें प्रश्न का जो सही आंसर है साथियों 0 से 14 नहीं है, 3 से 18 भी नहीं है, 6 से 18 भी नहीं है, बल्कि 6 से 14 वर्ष का जो समय होता है इसी को आरटी के दायरे में रखा गया है। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक का समय, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा बालक यहाँ पर पूर्ण करता है साथियों, प्रारंभिक शिक्षा। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 85 में सही है। प्रश्न संख्या 86 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 86वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न नंबर 86। आरटी 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है। अध्याय 2 में, अध्याय 4 लिख रखा है, अध्याय 4 में या फिर अध्याय 6 में या अध्याय 5 में। ठीक है, अध्याय 6, अध्याय 5 और 6 नीचे दे रखे हैं और 2 और 4 कहाँ दे रखे हैं, पहले दूसरे में। तो देखो आरटी 2009 है साथियों, इसमें कौन सा अध्याय है जिसमें विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी क्या क्या है, क्या क्या कार्य करेंगे, विद्यालय की जिम्मेदारी क्या क्या है, शिक्षक की जिम्मेदारी क्या क्या है, इसका वर्णन किया गया है। तो साथियों उस अध्याय का नाम है अध्याय 4। कौन सा? अध्याय 4 में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है आरटी 2009 के अंतर्गत। 86वें प्रश्न में आपके साथियों दूसरा विकल्प सही है। चलिए 87वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न नंबर 87। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम कितने घंटे शिक्षण कार्य होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम कितने घंटे शिक्षण कार्य होना चाहिए। 1000 घंटे, 800 घंटे, 600, 700। प्रश्न में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर। कौन से स्तर पर? या तो प्राथमिक देना चाहिए था या उच्च प्राथमिक देना चाहिए था। मतलब प्रश्न अधूरा है साथियों, प्रश्न डिलीट 100% होना है। क्यों होना है प्रश्न डिलीट? क्योंकि ना तो उच्च प्राथमिक पूछ रहा है ना प्राथमिक पूछ रहा है। क्योंकि उच्च प्राथमिक का तो 1000 घंटे का है और प्राथमिक का 800 घंटों का है, दोनों ही दे रखे हैं। तो फिर इस हिसाब से पहला दूसरे में से किसी को भी आप राइट लगा सकते हो। पहला दूसरा दोनों माने जा सकते हैं, 600 700 नहीं मानेंगे फिर भी। ठीक है, तो पहला या दूसरा जिसने किया है उसके सभी का आंसर सही रहेगा इसमें। अगर प्राथमिक पूछता तो फिर हम 800 घंटे करते और उच्च प्राथमिक पूछता तो फिर हम 6 से 8 के लिए 1000 घंटे और 1 से 5 के लिए 800 घंटे रहता है साथियों। ठीक है, प्रश्न नंबर 88 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 88 है, आरटी एक्ट 2009 की किस धारा आरटी एक्ट 2009 की धारा 21 के अनुसार, जो धारा 21 है इसके अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितनी प्रतिशत महिला सदस्य होगी। 50%, 75%, 33% और 25%। देखो जो आरटी 2009 है इसकी एक धारा है साथियों धारा 21। इसमें यह बताया गया है कि जो विद्यालय में जो एसएमसी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति, इसमें साथियों कितने प्रतिशत महिला सदस्य होनी चाहिए। 50% महिला सदस्य होना चाहिए। ठीक है, जो टोटल सदस्य होते हैं 16, तो उसमें 8 महिलाएं होना चाहिए। ठीक है, 50% महिलाएं। तो विकल्प नंबर आपका जो पहला है प्रश्न संख्या 88 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 89 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 89वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न नंबर 89 है, एनईपी 2020 के अनुसार शैक्षिक स्वरूप होगा 5+4+4+3, 5+4+4+5, 5+3+3+4 और 5+3+4+5। तो 89 देखो एनईपी 2020 हमने पढ़ी है, मैंने आपको बताया भी था कि जो इसमें शैक्षिक स्वरूप है 5+3+3+4, इस प्रकार से इसका शैक्षिक स्वरूप रहेगा। वो जो प्रारंभिक जो 5 साल है इसमें कक्षा 2 पास करेगा, इसमें कक्षा 5 पास करेगा, इसमें कक्षा 8 पास करेगा और इसमें कक्षा 12वीं पास कर लेगा। इस प्रकार से इसका शैक्षिक स्वरूप था। तो 5+3+3+4 किसमें दे रखा है? तीसरे विकल्प में। इसलिए 89 प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है साथियों। अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 90 को। तो चलिए 90वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न नंबर 90। किस वर्ष भारत में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चलाया गया। 80, 81, 84, 85, 87, 88 और 85, 86। 90वें प्रश्न में का सही आंसर बताओ भाई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई।
तो इसका सही आंसर है देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम है, जो विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति करना इसका उद्देश्य रखा गया था विद्यालयों में। और इसकी शुरुआत 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसके अंतर्गत की गई थी। तो 86 में नीति आई, तो ये गलत, ये गलत। 87, 88 या 85, 86, भाई 86 में नीति आई थी तो 87, 88 इसका आंसर रहेगा, 85, 86 नहीं रहेगा साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 प्रश्न संख्या 90 का सही आंसर है। तो ये 90 प्रश्न ऐसे प्रश्न थे जो लेवल 1 में पूरे उपयोगी और लेवल 2 चाहे आप इंग्लिश से हो, संस्कृत से हो, साइंस मैथ्स से हो, एसएसटी से हो या हिंदी से हो साथियों, सभी के लिए ये 90 प्रश्न कॉमन रखे गए थे। अब इसके बाद में जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न साथियों लेवल 1 वालों के लिए है। लेवल 2 वालों के लिए सिर्फ 90 प्रश्न ही मैंने इस टेस्ट में सम्मिलित किए थे। देखिएगा अगला जो मेगा टेस्ट बनेगा उसमें लेवल 2 हिंदी और एसएसटी वालों के बिल्कुल पूरा पेपर लिया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 91 की ओर। तो 91वां प्रश्न देखो, हिंदी वाला पार्ट है, विद्यालय विषय जो लेवल फर्स्ट में दे रखे हैं उस हिसाब से मैंने आगे का पेपर बना दिया है। तो इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? हिमालय, गंगा, पुस्तक और भारतीय। तो देखो संज्ञा का मतलब सभी समझते हो, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या भाव का नाम, क्या कहता है संज्ञा। तो हिमालय क्या है? पर्वत का नाम है। गंगा क्या है? नदी का नाम है। पुस्तक साथियों ये भी एक संज्ञा है, जाति का बोध करा रही है। लेकिन भारतीय शब्द क्या है? भारतीय शब्द एक विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। इसी वजह से विकल्प नंबर जो 4 है आपके, ये संज्ञा शब्द नहीं है। तो यही आपका प्रश्न संख्या 91 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 92 की ओर बढ़ेंगे। 92वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 92 है। 92 क्या पूछ रहे हैं मित्रों? इनमें से शुद्ध संधि किस विकल्प में हो रही है? शुद्ध संधि वर्ष प्लस ऋतु, वर्षर्तु, अधय प्लस गति, अधोगति, मनः प्लस चिकित्सा, मनोचिकित्सा, वाक प्लस दाता, वागदाता। तो देखो जिस विकल्प में शुद्ध संधि हो रही है वो कौन सा विकल्प है, देख लीजिए प्रश्न को। 92 का सही आंसर। तो देखो अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी जल्दी में आंसर बता रहा हूं तो आप वीडियो को रोककर भी टेस्ट अटेंड कर सकते हो, रोक कर साथियों, ठीक है। वर्ष प्लस ऋतु नहीं, वर्षा प्लस ऋतु होता है वर्षर्तु, गलत। अधय प्लस गति, अधोगति सही। मनः प्लस चिकित्सा, मनोचिकित्सा गलत, शब्द होता है मनश्चिकित्सा। वाक प्लस दाता नहीं होता है, वाक प्लस दाता, कै कबूतर वाला आना चाहिए, वाक प्लस दाता बराबर वागदाता। तो ये गए गलत हो रहा है, तो ये भी गलत। तो पहला, तीसरा, चौथा गलत है और दूसरा सही है, और ये आपका 92 में सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 93 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 93वां प्रश्न। राष्ट्रपति शब्द का समास विग्रह होगा राष्ट्र का पति, राष्ट्र के लिए पति, राष्ट्र के ऊपर पति और इनमें से सभी। तो भैया राष्ट्र के ऊपर पति तो होता नहीं है, तो तीसरा चौथा गलत, क्योंकि ये नहीं तो ये भी नहीं। तो के लिए पति या राष्ट्र का पति। तो साथियों ऐसे 2 विकल्प हटा देते हो तो फिर आप वहां रिस्क उठा सकते हो नेगेटिव मार्किंग में। 93 में जो सही आंसर है वो रहेगा राष्ट्र का पति। क्या कहलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्र के लिए पति नहीं होता है, राष्ट्र का पति होता है साथियों। विकल्प 1 93 में सही है। प्रश्न संख्या 94 की ओर बढ़ेंगे। 94वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द का चयन आपको 94 में करना है। ये पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो भाई इस प्रश्न पर भी कमेंट आया था, रिपोर्ट आई थी मेरे पास ऐप में कि सर इस प्रश्न में छत्र छाया और सर्पिणी दोनों ही शब्द शुद्ध है। तो भैया आशीर्वाद तो पूर्ण गलत है। आशीर्वाद को तो ऐसे लिखा जाता है आशीर्वाद, इस प्रकार लिखा जाता है, ये गलत। महात्मा गण नहीं होता है साथियों, महात्मा में बड़ा आना चाहिए, ये भी गलत। अब जिसको लगता है कि छत्र छाया सही है तो भाई छत्र छाया सही नहीं होता है, बल्कि शुद्ध शब्द कौन सा होता है साथियों? छत्र प्लस छाया बराबर शब्द बनेगा छत्र छाया। ये छत्र छाया इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये भी गलत हो गया साथियों। इसलिए सिर्फ सर्पिणी इसका सही आंसर है, छत्र छाया वाले गलत है ये, ठीक है। चौथा विकल्प आपके 94 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 95 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 95वां प्रश्न, निम्न में से मुहावरा नहीं है। जो मुहावरा नहीं है उसका चयन आपको 95 में करना है। अंग लगना, आंख का तारा, अंगारे उगलना और आधा तितर आधा बटेर। तो देखो इनमें से जो मुहावरा नहीं है, तो अंग लगना मुहावरा है, आंख का तारा भी मुहावरा है और अंगारे उगलना भी मुहावरा है। लेकिन आधा तितर आधा बटेर मुहावरा नहीं है, ये क्या है? लोकोक्ति है साथियों। ये क्या है? एक लोकोक्ति है। इसी वजह से 95 में आपके चौथा विकल्प सही था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 96 की ओर। तो देखो इंग्लिश के क्वेश्चन है यहाँ पर, बिल्कुल आप इंग्लिश के क्वेश्चन देख लीजिए। आपको साथियों वीडियो रोक करके देखना है, क्योंकि मैं इसके सिर्फ आंसर बताऊंगा। वीडियो को रोक करके इसको हल करना है। इंग्लिश के 5 प्रश्नों को मैं यहाँ पर हल नहीं करवा रहा हूँ, इसके लिए अलग टीचर लगाने पड़ेंगे। तो 96वां प्रश्न, इसका सही आंसर मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। इंग्लिश के 5 प्रश्न आपके ग्रामर के, ठीक है।
96वां जो प्रश्न है साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा, एक बार आप वीडियो को रोक लीजिए और अपना आंसर देख लीजिए, फिर उसका सही आंसर निकलेगा तो वो इस प्रश्न नंबर 96 में पहला आंसर निकलेगा साथियों। प्रश्न नंबर 97 में आपके जो सही आंसर निकलेगा, आप वीडियो को रोक करके 97 में यहाँ पहला, दूसरा विकल्प और तीसरा चौथा विकल्प ये रहा। तो साथियों इसका जो सही आंसर है 97 का, वो रहेगा विकल्प नंबर 3। 98 प्रश्न को देख लीजिए, इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों आपके 98 में, वो कौन सा विकल्प रहेगा, इसमें भी विकल्प नंबर रहेगा आपके तीसरा। और 99 में जो सही आंसर रहेगा कि भाई चूज द ऑपोजिट वर्ड फैक्ट, मतलब फैक्ट का आपको ऑपोजिट मतलब विलोम शब्द चुनना था। तो 99 में जो सही आंसर है वो रहेगा, कौन सा विकल्प रहेगा 99 में साथियों, फिक्शन। आपके तीसरा विकल्प आपके 99 का सही आंसर रहेगा। और 100वां जो प्रश्न है, माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करना है, गोइंग एब्रोड, आर, इज, बिंग और एम, इसमें से जिसकी आप पूर्ति करोगे तो इसका सही आंसर भी रहेगा साथियों इज, IS, इज। माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड इज गोइंग एब्रोड, तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर रहेगा 100वें प्रश्न में सेकंड विकल्प। प्रश्न संख्या 101 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 101 है। देखिए गणित के प्रश्न आ चुके हैं। गणित के प्रश्न है 378 इंटू 236 इंटू 459 इंटू 312। इसके गुणनफल में इकाई का अंक होगा 6 होगा, 8 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो साथियों इसमें इकाई के अंक निकालने का क्या तरीका होता है, आप सभी को पता होगा। इसका इकाई अंक विकल्प बिल्कुल आप एक बार रोक लीजिए वीडियो को, थोड़ी देर सवाल कीजिए और सवाल करने के बाद जो इसका आंसर है वो आपके क्या आता है और जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा। अगर आपके जो इकाई का अंक 4 आ जाता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, नहीं तो आपके 1/3 नंबर कट कर दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 102 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 102 है। देखिए 0.18 का निम्न निरूपण होगा। 0.18 है ये, है ना, 0.18, 18/99, 18/100, 17/99 और 17/90। 102वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 102 में सही है। तो देखो इसका जो आप निरूपण करोगे साथियों 0.18 का, तो इसका निरूपण होगा 17/90। कितना होगा, 17/90 होगा। चौथा विकल्प आपके 102वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 103 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 103वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 103। 103वां प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर दुकानदार को 25% का लाभ होता है। आगे प्रश्न है, यदि अंकित मूल्य 250 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखो इस प्रकार से प्रश्न है भैया, आपके अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की, 20% की छूट दे रहा है और फिर भी 25% लाभ हो रहा है। मतलब 100 रुपए की वस्तु पर अगर 25% छूट दो, 20% छूट दे रहा है, 80 में बेच रहा है, फिर भी उसको 25% का लाभ हो रहा है साथियों, 80 में बेचने पर भी, मतलब वो चीज 80 से भी कम में खरीदी होगी। ठीक है, तो अंकित मूल्य 250 है तो आपको क्या करना है, 225, 100, 160 और 200 क्रय मूल्य इसका निकालना है साथियों दुकानदार का कि भाई क्रय मूल्य कितना है इसका। तो देखो 250 इसका अंकित मूल्य है, छूट कितनी दे रहा है, 20% दे रहा है बटे 100, मतलब वो 50 रुपए की छूट दे रहा है, मतलब 200 में बेच रहा है। 200 में बेच रहा है और 25% का लाभ है, तो साथियों उस वस्तु को उसने कितने में खरीदा होगा। 103वें प्रश्न में जो सही आंसर आपके निकल के आएगा साथियों, उस वस्तु को दुकानदार ने 160 में खरीदा था और कितने में बेच रहा है, 200 में बेच रहा है साथियों, कितने में, 200 में। तो उसके कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है, प्रश्न संख्या 103 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 104 को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 104, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। 3, 2.50, 2 और 3.50। तो देखो यहाँ पर वर्ष निकालने हैं आपको। दर कितनी है, 12%, 3000 का साधारण ब्याज 1080, तो 3000 इंटू 12 इंटू अपने को पता नहीं बटे 100, 0 0 0 0 12 36। तो देखिएगा इस प्रकार से अगर आप इस सवाल को करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और आपका जो आंसर, क्योंकि मैं पूरा नहीं करवाऊंगा सोल्व, आपको सोल्व करना है। 104वें जो प्रश्न में सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। 3 वर्ष में साथियों 3000 रुपए का 12% वार्षिक दर से उसका ब्याज कितना हो जाएगा, 1080 रुपए हो जाएगा। प्रथम विकल्प 104 प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 105 की ओर बढ़ते हैं। 105वां प्रश्न है, एक ही माप की 23 बोतलें हैं, 51 लीटर, 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। देखो एक ही साइज की है, मतलब बोतलें, कितनी बोतलें, 23 है, और इसमें दूध कितना भरा रहा है, 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा रहा है। अगर ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा भरे तो कितना दूध भरागा, 36 लीटर भराएगा, 37 लीटर, 500 मिलीलीटर,
34 लीटर या 35 लीटर। तो सवाल को करिए, आसान सा सवाल है, अगर सवाल को करोगे तो बड़ी आसानी से इसका जवाब निकाल सकते हो। 105वें प्रश्न में जो सही आंसर आना चाहिए साथियों, आपके जो 16 बोतलें हैं, इन 16 बोतलों में 36 लीटर दूध आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 36 लीटर। विकल्प आपका एक सही रहेगा प्रश्न संख्या 105 में। प्रश्न संख्या 106 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 106वां प्रश्न देखेंगे। प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है हवा में, अंतरिक्ष में, निर्वात में और पृथ्वी पर। देखो हिंदी के प्रश्न देख लिए, गणित के प्रश्न देख लिए, अंग्रेजी के प्रश्न देख लिए, और अब देख रहे हो आप विज्ञान के प्रश्न। विद्यालय विषय चल रहे हैं आपके लेवल फर्स्ट में, ठीक है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहां पर होती है साथियों? निर्वात, वायु रहित जो स्थान होता है, जहां बिल्कुल भी वायु नहीं होती है, ऐसे स्थान पर प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है। तो किसमें होती है प्रकाश की सर्वाधिक चाल? निर्वात में होती है। तीसरा विकल्प 106वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 107 की ओर बढ़ते हैं। 107वां जो प्रश्न है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है? रुधिर द्वारा, वायु कुपिकाओं द्वारा, श्वास नली द्वारा और धमनियों द्वारा। कमेंट करके जाना भाई कितने प्रश्न सही हुए, क्योंकि बहुत ही अलग टेढ़ा थोड़ा लगा ना। पहली बार अगर आप 150 प्रश्न हल कर रहे हो नए पैटर्न पर, जो रीट का जो सिलेबस बतला है मेंस एग्जाम का, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है साथियों, तो अगर आप पहली बार मैराथन पेपर कर रहे हो, ऐसा ही पेपर आपके आने वाला है। जैसा पेपर में कराना हो ना, ऐसा पेपर। तो इसकी आदत डालनी पड़ेगी, अगर नौकरी लगनी है तो डालनी पड़ेगी भाई। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है साथियों? वायु कुपिकाओं के द्वारा फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा विकल्प 107वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 108 की ओर बढ़ेंगे। 108वां प्रश्न है, गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए? बोयल ने, गैलीलियो ने, या फिर दो विकल्प आपको यहां नीचे लिखेंगे, न्यूटन ने या आइंस्टीन ने। तो इनमें से गति के नियम जिस वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए हैं वो आपको प्रश्न संख्या 108 में बताना है। तो बोयल और गैलीलियो ने गति के नियम नहीं दिए हैं, बल्कि जो गति के नियम है न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं? न्यूटन के द्वारा। थर्ड विकल्प 108वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 109 की तरफ बढ़ते हैं। आपकी प्रश्न नंबर 109 क्या पूछ रहा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 109 को। यदि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन और भोजन का अवशोषण। देखो माइटोकॉन्ड्रिया यदि कार्य करना ही बंद कर दे तो साथियों भोजन का ऑक्सीकरण हो ही नहीं सकता, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। फिर सेकंड विकल्प 109वें प्रश्न में सही रहेगा। प्रश्न संख्या 110 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 110 क्या है? दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होने पर जो पदार्थ बनता है उसे कहते हैं। तो भाई रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संयुक्त होने पर अगर कोई पदार्थ बन रहा है दो या दो से परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाने पर, तो साथियों वहां पर इसका आंसर मैंने मिश्रण बता दिया था। इस क्वेश्चन को भी चेंज करना है, क्योंकि इसका आंसर मिश्रण नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या रहेगा? यौगिक रहेगा साथियों। 110वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 111 की ओर बढ़ते हैं। एक इस प्रश्न में मिस्टेक थी, यहाँ पर एक आरएफसी वाले प्रश्न में भी, राजस्थान वित्त निगम में भी मिस्टेक थी, और एक इस प्रश्न में भी मिस्टेक थी साथियों। प्रश्न नंबर 111 की ओर बढ़ेंगे तो आपके यहाँ दूसरा विकल्प सही रहेगा, यौगिक कहते हैं उसे, ठीक है। प्रश्न नंबर 111 को देख लेते हैं। 111वां प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? भाई साइंस के प्रश्न भी 5 प्रश्न आएंगे। अब आपके सामाजिक के प्रश्न में राजस्थान एक परिचय टॉपिक दे रखा है, तो वहां से एक प्रश्न लिया है मैंने सामाजिक वाले भाग में से। 342,239 वर्ग किलोमीटर, 342,429, 345,239 और 343,239। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है साथियों राजस्थान का क्षेत्रफल। विकल्प एक आपके 111वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 112 की ओर बढ़ेंगे। 112वां प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब आया? 1970 में, 1971 में, 1972 में और 1973 में। सामाजिक के अंतर्गत ये चीजें पढ़ रहे हो आप। प्रश्न नंबर 112 में जो सही आंसर रहेगा आपके, कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? तो आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सामाजिक की दृष्टि से। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 112 का सही उत्तर है साथियों। दो क्या, सॉरी, विकल्प नंबर 3। यहाँ क्या 1 2 3 4 नहीं लिखे हुए ना, क्योंकि मैंने जो ऐप से जो पीडीएफ बनाई थी वो ही यहाँ पर आपको, इसलिए आपको पूरी स्क्रीन पर भी ये पेपर नहीं दिख रहा होगा साथियों। प्रश्न नंबर 113 की ओर बढ़ते हैं। 113वां प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156 और अनुच्छेद 157। तो देखो राजस्थान का क्या कहीं का भी राज्यपाल हो, उसकी नियुक्ति की अगर हम बात करें साथियों, तो उसकी नियुक्ति का जो उल्लेख है अनुच्छेद 155 में मिलेगा आपको। कौन सा अनुच्छेद में मिलेगा? अनुच्छेद 155 में। 113वें प्रश्न में सेकंड विकल्प सही है। 114वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 114 क्या पूछ रहा है?
विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? देखो, प्रश्नों की क्वालिटी बिल्कुल एग्जाम के अनुसार रखने की पूरी कोशिश की है साथियों। तो इसी प्रकार के टेस्ट आपको ऐप पर रोजाना ही देखने को मिलेंगे साथियों। जो मिनी टेस्ट है, इसी प्रकार के प्रश्न रोजाना देखने को मिलेंगे और हर 7 दिन में आपको मेगा टेस्ट पूरे 150 प्रश्नों का दोनों लेवल के लिए देखने को मिलेंगे ऐप पर। ऐप का नाम स्टडी विद पीएन लोधा है, ठीक है। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 114 में जो सही आंसर है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है और जो विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है ये अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को, दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र सौंपते हैं। तो 114वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 115 की ओर। 115वां प्रश्न है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? 36, 4, 3 और 8। तो भाई भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात की जा रही है प्रश्न नंबर 115 में, और इसका जो सही उत्तर है, भारत में साथियों 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जबकि विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। विकल्प नंबर 4 आपके सही रहेगा प्रश्न 115 में। तो ये कंप्लीट होती है आपके सामाजिक भी इसमें हमने ली है, विज्ञान भी ली है, गणित भी ली है, हिंदी भी ली है और इंग्लिश भी ली है। ये 5 सब्जेक्ट ले लिया, राजस्थान जी के ले लिया, शैक्षिक परिदृश्य ले लिया, करंट जीके के प्रश्न शामिल करने में शायद चूक हो चुकी है साथियों। चलो अगले टेस्ट में बिल्कुल शामिल करेंगे। प्रश्न संख्या 116 की ओर बढ़ेंगे। तो साथियों प्रश्न नंबर 116 को देखेंगे, इनमें से किस भाषाई कौशल का विकास आदर्श वाचन से मुख्यतः होता है? मौन वाचन का, श्रवण का, लेखन का और सभी का। देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई आदर्श वाचन से, ठीक है, आदर्श वाचन से किस भाषाई कौशल का विकास होता है। यहाँ से आपके शिक्षण विद्या शुरू हो चुकी है। तो प्रश्न संख्या 116 में देखो, आदर्श वाचन कौन करता है? अध्यापक करता है। अगर अध्यापक आदर्श वाचन कर रहा है तो मौन वाचन का तो उससे विकास होगा नहीं, लेखन का भी नहीं होगा, तो फिर इससे श्रवण कौशल का विकास होता है। प्रश्न नंबर 116 में आपके दूसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 117 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 117 क्या है? हिंदी शिक्षण की, देखिएगा प्रश्न नंबर 117 को, ये देखिए, हिंदी शिक्षण की कौन सी सामग्री दृश्य है? चार्ट, रेडियो, टीवी और सिनेमा। देखिए, दृश्य की बात की जा रही है तो रेडियो क्या है? रेडियो श्रव्य है। टीवी क्या है? श्रव्य दृश्य है, जिसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, और सिनेमा भी श्रव्य दृश्य में आता है। लेकिन ये जो पहला विकल्प है चार्ट वाला, ये सिर्फ आपके दृश्य साधनों में आता है साथियों। तो इसी वजह से आपके प्रश्न संख्या 117 में पहला विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 118 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 118वां प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में किस विधि को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, रचना विधि और उदाहरण विधि। देखिए, इस प्रश्न में जब हमने ऐप पर टेस्ट लिया था तो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इसका आंसर सूत्र विधि माना गया था, लेकिन वो गलत है, क्योंकि सुग्गा प्रणाली किसको कहा जाता है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को कहा जाता है। सुग्गा का मतलब यहाँ पर किससे लिया जाता है साथियों? रटन प्रणाली पर लिया जाता है। इसी वजह से कई जगह आपको इसका आंसर सूत्र विधि भी मिलेगा, लेकिन इसका आंसर सूत्र विधि नहीं है, बल्कि इसका आंसर क्या है? पाठ्य पुस्तक विधि है। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो विकल्प नंबर 2 आपका प्रश्न नंबर 118 में सही रहेगा। प्रश्न नंबर 119 की ओर बढ़ेंगे। आपके 119वां प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 119 को, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता नहीं है, वस्तुनिष्ठता नहीं है, या फिर व्यापकता नहीं है, या व्यक्तिनिष्ठता नहीं है। तो एक चीज यहाँ पर देखिए, अगर बात करें हिंदी शिक्षण की या किसी अन्य विषय की, तो साथियों मूल्यांकन की विशेषताओं में वैधता होती है। वैधता का मतलब क्या होता है? जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है, यदि उसकी पूर्ति होती है तो वो क्या कहलाती है? वैधता। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है? कि किसी प्रश्न का सिर्फ एक ही आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये भी मूल्यांकन की विशेषता है, वैधता भी है और वस्तुनिष्ठता भी है। तीसरा विकल्प देखें तो देखो, व्यापकता मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम से मूल्यांकन होना चाहिए, तो ये भी मूल्यांकन की विशेषता है। लेकिन ये जो व्यक्तिनिष्ठता है, ये मूल्यांकन की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं होती है। अतः प्रश्न नंबर 119 में आपके जो चौथा विकल्प है, ये आपका सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 120 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ फोर्थ विकल्प आपका सही है। आपके प्रश्न संख्या 120, हिंदी शिक्षण में निदान करने के बाद आवश्यक है मूल्यांकन, उपचार, उपलब्धि और ज्ञान। तो देखो,
निदान करने के बाद में, निदान का मतलब क्या होता है सभी समझते हो, निदान का मतलब क्या होता है कमजोरी की पहचान करना। क्या होता है कमजोरी की पहचान करना ही क्या कहलाता है निदान कहलाता है। तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है उपचार किया जाता है साथियों। अतः हिंदी शिक्षण में या अन्य किसी भी विषय में निदान के बाद क्या आवश्यक माना जाता है उपचार आवश्यक माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 120 में 121वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 121 का इंग्लिश जो इंग्लिश टीचिंग मेथड है उसका प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछ रहा है ए स्टूडेंट रीड्स थ्रू एन आर्टिकल इन न्यूज़पेपर टू गेट द आगे लिखा हुआ है ओवरऑल आइडिया ऑफ आर्टिकल व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नाउन एज। तो देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। तो बॉटम अप मॉडल, स्कैनिंग, स्कीमिंग और टॉप डाउन मॉडल। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या रहेगा साथियों स्कैनिंग। दूसरा विकल्प आपका इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 122 की ओर बढ़ते हैं। 122वां प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 122 को। ये देखिए 122वां प्रश्न थोड़ा सा ये ठीक है। देखिएगा प्रश्न नंबर 122 में क्या पूछ रहे हैं लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। मतलब इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो लैंग्वेज मतलब जो भाषा है, लर्निंग मतलब सीखना, स्टार्ट मतलब शुरू होती है, किससे शुरू होती है तो लिसनिंग सुनने से, बोलने से, पढ़ने से और लिखने से। तो भाई साहब भाषा किससे शुरू होती है सुनने से शुरू होती है, लिसनिंग से शुरू होती है साथियों। इसी वजह से 122वें प्रश्न में आपके जो प्रथम विकल्प है ये आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 123 की ओर बढ़ेंगे। 123वां प्रश्न है, देखिए 123वां प्रश्न है चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न ए लैंग्वेज व्हेन दी हैव ए गुड टेक्स्ट बुक, ए प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, इनहिबिशन और मोटिवेशन। तो देखिए चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे होते हैं कैन बेस्ट लर्न मतलब सबसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं लैंग्वेज मतलब भाषा को, व्हेन दी हैव इनमें से किस तरीके से सबसे अच्छे तरीके से बच्चे भाषा को सीख सकते हैं। तो साथियों इनमें से जो विकल्प दिए गए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से या जो दिए गए विकल्प है इनमें से आपका सही आंसर रहेगा बालक सबसे अच्छे तरीके से भाषा को कैसे सीख सकते हैं मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा से सीख सकते हैं। तो 123वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 124 की ओर बढ़ेंगे। 124वां प्रश्न क्या है रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोमोटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग, रिंग असेसमेंट एंड लिसनिंग। तो देखिए प्रश्न नंबर 124 में जो रोल प्ले है साथियों, रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोमोटिंग। तो रोल प्ले की अगर हम बात करें तो इससे बालक स्पीकिंग बोलना भी सीखता है और सुनना भी सीखता है। तो प्रश्न नंबर 124 में आपके प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 125 की ओर बढ़ते हैं। 125वां प्रश्न देखेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 125 को गणित शिक्षण की विधियां यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। गणित शिक्षण की किस विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं तत्पश्चात नियम निकाले जाते हैं। तो आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में या विश्लेषण विधि में। तो देखो गणित शिक्षण की जो आगमन विधि है कौन सी विधि है साथियों आगमन विधि। इसमें पहले क्या बताए जाते हैं पहले उदाहरण बताए जाते हैं और उदाहरण से हम किसकी तरफ बढ़ते हैं नियम की ओर बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं हम उदाहरण से नियम की ओर। तो उदाहरण से नियम की ओर हम आगमन विधि में बढ़ते हैं। अतः प्रश्न नंबर 125 में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 126 की ओर बढ़ेंगे साथियों। आपके प्रश्न नंबर 126 है गणित शिक्षण का उद्देश्य है। गणित शिक्षण का उद्देश्य आपसे पूछ रहा है रटन प्रणाली का विकास करना, तर्क शक्ति विकसित करना, ज्ञान बढ़ाना या गणित का विशेषज्ञ बनाना। तो पहला विकल्प यहाँ पूर्णतः गलत है क्योंकि गणित शिक्षण का उद्देश्य रटन प्रणाली का विकास करना नहीं होता है साथियों। ना ही साथियों गणित का विशेषज्ञ बनाना गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है, बल्कि जो दूसरा विकल्प दे रखा है तर्क शक्ति विकसित करना, कौन सा तर्क शक्ति विकसित करना, ये गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में सम्मिलित होता है। अतः प्रश्न नंबर 126 में आपके सेकंड विकल्प सही है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 127 की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 127 को गणित शिक्षण की कौन सी सामग्री यहाँ पर दृश्य है साथियों। ठीक है दृश्य सामग्री पूछी जा रही है गणित शिक्षण की। तो मॉडल है, पैमाना है, प्रकार है या इनमें से सभी। देखिए मॉडल भी यहाँ पर दृश्य सामग्री है, पैमाना भी दृश्य सामग्री है, प्रकार भी दृश्य सामग्री है। तो इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है यह आपके प्रश्न नंबर 127 का सही आंसर होगा।
प्रश्न संख्या 128 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 128 क्या है मित्रों, देखिएगा। गणित की किस विधि में रटने पर बल दिया जाता है? तो भाई रटने पर बल जिस विधि में दिया जाता है वो विधि आपको प्रश्न संख्या 128 में बताना है। आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए क्योंकि ये आपका आंसर होता नहीं है। देखिएगा यहाँ पर रटने पर बल आगमन में नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें तो समझकर सीखा जाता है। तो निगमन या संश्लेषण विधि 128वें प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2। निगमन विधि में रटने पर बल दिया जाता है। विकल्प 2 आपके 128 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 129 की ओर बढ़ते हैं। 129वां प्रश्न, प्रारंभिक स्तर पर छात्र संख्या अधिक होने पर अध्यापक संख्या कम होने पर श्रेष्ठ विधि है। तो देखो प्रारंभिक स्तर की बात की जा रही है, यहाँ पर छात्र संख्या तो क्या साथियों ज़्यादा है और अध्यापक संख्या क्या है, कम है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रयोगशाला विधि का तो प्रयोग करेंगे नहीं क्योंकि प्रयोगशाला विधि में तो छात्र क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। परियोजना विधि का भी प्रयोग हम नहीं कर सकते शिक्षक संख्या कम होने पर। प्रयोग प्रदर्शन या समस्या समाधान, तो इसका सही उत्तर होगा। देखिए यदि प्रारंभिक स्तर पर छात्र संख्या ज़्यादा है और अध्यापक संख्या कम है तो फिर हम प्रयोग प्रदर्शन विधि का प्रयोग करके बच्चों को आसानी से और बेस्ट तरीके से पढ़ा सकते हैं साथियों। 129 में आपके थर्ड विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 130 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 130 से, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला विधि अधिक उपयोगी है पूर्व प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर या फिर उच्च स्तर पर या सभी स्तरों पर? तो देखो यहाँ पर विज्ञान शिक्षण की बात की जा रही है। अगर प्रयोगशाला विधि की बात करें तो पूर्व प्राथमिक स्तर पर तो बच्चे प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, तो पूर्व प्राथमिक स्तर गलत हुआ। प्राथमिक स्तर यहाँ पर एक आपका विकल्प है, उच्च स्तर और सभी, तो सभी स्तरों पर भी गलत है। तो प्राथमिक और उच्च स्तर पर अगर हम तुलना करें तो उच्च स्तर ज़्यादा उपयोगी रहेगा साथियों। कौन सी विधि की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रयोगशाला विधि की बात करें तो प्रयोगशाला विधि में आपके उच्च स्तर पर ये ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। विकल्प 3 आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 131, विज्ञान शिक्षण में इनमें से कौन सी सामग्री प्रक्षेपित है? रेडियो, चार्ट, सूचना बोर्ड और OHP। तो देखो सूचना बोर्ड तो अप्रक्षेपी है, चार्ट भी अप्रक्षेपी है, रेडियो या OHP। तो साथियों इनमें से विज्ञान शिक्षण की जो सामग्री प्रक्षेपित है वो है आपके OHP, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओवर हेड प्रोजेक्टर। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, ओवरहेड प्रोजेक्टर, और हिंदी में इसको हम कहेंगे सिरो प्रक्षेपी यंत्र। साथियों ये विज्ञान शिक्षण की आपके प्रक्षेपी सामग्रियों में सम्मिलित होती है। तो आपके प्रश्न नंबर 131 में फोर्थ विकल्प सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 132वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 132 क्या है, विज्ञान शिक्षण में, देखिएगा प्रश्न नंबर 132 में, विज्ञान शिक्षण में छात्र सर्वाधिक सीखता है देख करके, सुन करके, समझ करके और करके। तो इन चारों विकल्पों में से चाहे विज्ञान शिक्षण हो या अन्य कोई सा भी विषय हो, छात्र सर्वाधिक करके सीखता है साथियों। लर्निंग बाय डूइंग, जॉन ड्यूई ने जो विचारधारा बताई है करके सीखना, इससे बालक सर्वाधिक सीखता है। अगर किसी भी कार्य को वो करके सीखेगा तो वो सर्वाधिक ज्ञान ग्रहण करता है। विकल्प नंबर आपका फोर्थ सही है प्रश्न नंबर 132 में। 133वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। 133वां प्रश्न है, सामाजिक की शिक्षण विधियां यहाँ पर आ चुकी है आपके। तो देखिए प्रश्न नंबर 133 को, सामाजिक अध्ययन की परियोजना विधि के जनक है किलपेट्रिक, आर्मस्ट्रॉन्ग, वाटसन और मॉरिसन। तो देखो जो परियोजना विधि इनमें से दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, किलपेट्रिक के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है परियोजना विधि, किलपेट्रिक, क्योंकि परियोजना विधि के जनक कौन है साथियों, किलपेट्रिक है। इसी वजह से आपके प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 133 का सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न नंबर 134 की ओर बढ़ते हैं। तो 134वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय में कौन सी सामग्री दृश्य नहीं है? ग्लोब, मानचित्र, श्यामपट्ट और तुरई। तो देखो जो दृश्य का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ हमें दिखाई देता है। क्या होता है, इसमें सिर्फ हमें दिखाई देता है, वो सामग्री किसके अंतर्गत आती है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है साथियों। तो जो ग्लोब है ये दृश्य है, मानचित्र है ये दृश्य है, श्यामपट्ट भी दृश्य है, लेकिन जो तुरई है ये दृश्य सामग्री में नहीं आती है, बल्कि तुरई का प्रयोग साथियों श्रव्य सामग्री में किया जाता है। किसमें किया जाता है,
श्रव्य सामग्री में। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 134 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 135 की ओर बढ़ेंगे। 135वां प्रश्न है आपके, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन किया जाता है छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए, छात्र को परिणाम बताने के लिए, छात्र के ज्ञान की जांच हेतु, और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप विकल्प में से हटा दीजिए। देखिए, सामाजिक अध्ययन में जो मूल्यांकन किया जाता है उत्तीर्ण करने के लिए नहीं किया जाता है साथियों, ये भी गलत है। तो परिणाम बताने के लिए या ज्ञान की जाँच के लिए। तो दिए गए विकल्पों में से जो आपका सही आंसर है वो है विकल्प नंबर 3। छात्र के ज्ञान की जांच करने के लिए सामाजिक अध्ययन में क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि छात्र ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, इस चीज की जानकारी के लिए। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है। प्रश्न नंबर 135 में 136वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 136 क्या पूछ रहा है, साइकोलॉजी के प्रश्न आपके आ चुके हैं प्रश्न नंबर 136 में साथियों। तो आपसे प्रश्न नंबर 136 में क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी विधि प्रक्षेपण के अंतर्गत आती है, अंतःकरण विधि, मूल्यांकन विधि, साक्षात्कार विधि और कथाबोध विधि। तो देखो, प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत जिस विधि को इनमें से सम्मिलित किया जाता है वो विधि आपको प्रश्न नंबर 136 में बताना है साथियों। प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत अंतःकरण विधि, मूल्यांकन विधि और साक्षात्कार विधि को सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सारी कैसी है, अप्रक्षेपित विधियां हैं। कैसी विधियां हैं ये, अप्रक्षेपित। और प्रक्षेपित विधियों के अंतर्गत जो कथाबोध विधि है साथियों, इसको प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। देखिए, कथाबोध विधि में बच्चों को कार्ड दिए जाते हैं और उनके आधार पर जो है साथियों वाक्यों की रचना करनी पड़ती है। तो ये आपके कथाबोध विधि है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 136 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 137 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 137। देखिए, 137वें प्रश्न में बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, अल्फ्रेड बिने ने, विलियम स्टर ने, थॉर्नडाइक ने या गार्डनर ने। तो देखो, गार्डनर ने तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया नहीं है, ना ही थॉर्नडाइक ने दिया है, विलियम स्टर या अल्फ्रेड बिने। तो साथियों, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का प्रथम सिद्धांत दिया था, लेकिन बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है विलियम स्टर्न के द्वारा सन 1912 में दिया गया था। और 1916 में साथियों इस सूत्र को इंटू मानसिक आयु बटाए वास्तविक आयु इंटू 100 का प्रयोग किसने किया था, टर्मन ने किया था। बाकी यहाँ पर शुरुआत की बात की जा रही है, तो शुरुआत आपके विलियम स्टर्न से होती है। विकल्प नंबर आपके 2 सही है प्रश्न नंबर 137 में। 138वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसने कहा कि शिशु अपने अपने संसार की अधिकांश बातें खेल में सीखता है, क्रो एंड क्रो ने, जॉन ड्यूवी ने, गेसेल ने या स्टेइंग ने। देखिएगा प्रश्न नंबर 138 को, इनमें से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार की अधिकांश बातें यहाँ पर खेल के माध्यम से सीखता है, क्रो एंड क्रो, जॉन ड्यूवी, गेसेल और स्टेइंग। तो साथियों, इनमें से शिशु अपने एवं अपने संसार की अधिकांश बातें किसके माध्यम से सीख रहा है, खेल के माध्यम से। तो ये जो कथन कहा गया है ये स्टेइंग के द्वारा कहा गया है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 138 का सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 139 की ओर बढ़ेंगे। 139वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 139 क्या है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं रखता है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता और दैहिक उपापचय की आवश्यकता। तो देखिए, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से जो संबंध नहीं रखता है, तो संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता समाज से संबंधित है साथियों। सानिध्य की आवश्यकता आपके समाज से संबंधित है। सामाजिक अनुदेशन की अनुमोदन की जो आवश्यकता है ये भी आपके समाज से संबंधित है। सॉरी, संवेगात्मक आपके मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित है। लेकिन जो चौथा विकल्प कह रहा है कि दैहिक उपापचय की आवश्यकता, तो दैहिक उपापचय की आवश्यकता तो किससे पूर्ति होती है, शारीरिक आवश्यकताओं से होती है। इसी वजह से आपके प्रश्न नंबर 139 में फोर्थ विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 140 की ओर बढ़ेंगे। 140वां प्रश्न है। आपके प्रश्न नंबर 140 में क्या पूछ रहा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 140 को, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है यह किसके अनुकूलन पर बल देता है, तर्क, बुद्धि, व्यवहार और समायोजन। तो देखो, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था मित्रों, पावलोव के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, पावलोव के द्वारा। और ये जो सिद्धांत है व्यक्ति के व्यवहार पर बल देता है। इसी वजह से आपके तीसरा जो विकल्प है आप प्रश्न नंबर 140 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 141 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 141वां प्रश्न है,
अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मेस्लो के द्वारा। तो मेस्लो के द्वारा नहीं दिया गया है, ना ही स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है मेस्लो और स्किनर के द्वारा नहीं दिया गया है, विक्टर ब्रूम या हर्जबर्ग के द्वारा। तो साथियों अधिगम का जो प्रत्याशा वाला सिद्धांत है ये आपके किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। विकल्प नंबर 100 यहाँ पर प्रश्न नंबर 141 में विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 142 की ओर बढ़ेंगे। 142वां प्रश्न है, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वह कौन से है? आत्मीकरण, संगठन, वाचन, खोज, प्रस्तुतिकरण। वाचन, आत्मीकरण, संगठन, खोज, प्रस्तुतिकरण। खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन, वाचन, या वाचन, संगठन, खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण। तो सबसे अंत में आत्मीकरण तो नहीं किया जाता है, तो ये गलत है। प्रस्तुतिकरण भी पहले ही कर लेते हैं। तो साथियों इसका जो सही आंसर है, सबसे पहले खोज की जाती है, फिर प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर आत्मीकरण किया जाता है, फिर संगठन किया जाता है और अंत में वाचन किया जाता है। यह आपके प्रश्न नंबर 142 का थर्ड विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 143 की ओर बढ़ेंगे। 143वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है साथियों? तो थॉर्नडाइक के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या वुडवर्थ के द्वारा। प्रश्न संख्या 143 में व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। और ये जो कथन कहा गया है किसके द्वारा? गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है साथियों? गिलफोर्ड के द्वारा। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 143 में सही है। 144वां प्रश्न देखेंगे भाई, आपके प्रश्न नंबर 144 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सही ढंग से प्रकट करता है? तो यह व्यक्ति के मन से चेतना का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, इसका संबंध व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, और यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो देखो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है साथियों? शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार यह प्रदान करता है। इसलिए विकल्प नंबर आपके 4 सही है। प्रश्न नंबर 144 में प्रश्न नंबर 145 की तरफ बढ़ते हैं। 145वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे उपयोगी रहेगी? तादात्म्यकरण, दुष्ट युक्तिकरण, अतिकल्पना, या विवेकीकरण। तो देखो अगर कोई बालक शारीरिक रूप से निर्योग्य है तो भिन्न भिन्न यहाँ पर साथियों वो क्रियाएं करता है, और उसकी इन क्रियाओं में से निम्न में से जो रक्षा तंत्र सबसे मजबूत बनेगा उसका, वो कौन सी विधि से बनेगा? तो वो आपके साथियों अतिकल्पना से बनेगा। किससे? अतिकल्पना, मतलब ज्यादा कल्पना करना। ठीक है, विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 145 का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 146 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 146 से आईसीटी का पूरा नाम क्या है? सूचना एवं मनोरंजन पद्धति, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सिस्टम व सूचना तकनीक, और सिस्टम व संचार तकनीक। तो देखो आईसीटी साथियों यहाँ पर आई का मतलब इंफॉर्मेशन से लिया जाता है। सीटी का मतलब किससे लिया जाता है साथियों? तो देखो आईसीटी का पूरा नाम जो होता है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी होता है। और देखिएगा आईसीटी का पूरा नाम क्या रहेगा? इंफॉर्मेशन एंड साथियों इंफॉर्मेशन, एक सेकंड रुकिएगा, आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये बिल्कुल आईसीटी का पूरा नाम है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 146 का सही आंसर होगा साथियों। 147 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 147वां है, चैटिंग में जो हम चैटिंग करते हैं साथियों, तो इस चैटिंग में कंप्यूटर उपयोगकर्ता किसका उपयोग करते हुए दुनिया के किसी भी शख्स से जो चैटिंग है वो कर सकता है? तो साथियों बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड से तो हम सभी से चैटिंग कर नहीं पाते हैं। तो अब आपके सामने 3 विकल्प बच रहे हैं। कौन कौन से? चैनल्स, कीबोर्ड, और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को अब हटा दीजिए, 2 विकल्प बच रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। साथियों यहाँ पर कीबोर्ड इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या साथियों आपके 148 की ओर। 148वां प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 148 को, ई कॉमर्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ई कॉमर्स के माध्यम से बिना किसी कागज के व्यापार किया जा सकता है। बिल्कुल सही है ये तो, क्योंकि कागज की जरूरत नहीं पड़ती है। ई कॉमर्स में क्रेता के पास उत्पाद चुनने के अनेक विकल्प होते हैं। ये भी सही है साथियों।
लेकिन तीसरा विकल्प कह रहा है ई कॉमर्स द्वारा क्रेता के पास व्यापार का एक निश्चित क्षेत्र होता है, तो ये गलत है क्योंकि एक निश्चित क्षेत्र नहीं होता है बल्कि विस्तृत क्षेत्र होता है और ई कॉमर्स के माध्यम से मार्केटिंग में कम लागत आती है, तो ये भी सही है। तीसरे विकल्प को छोड़कर सारे कथन क्या है, सत्य है। तीसरा विकल्प क्या है, असत्य, और आपको क्या देखना था, असत्य। तो 148वें में आपके थर्ड विकल्प सही है। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 149 की तरफ। प्रश्न संख्या 149 है, ई बैंकिंग का अर्थ है मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और इनमें से सभी। साथियों जो ई बैंकिंग होता है, ई बैंकिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई हम ऑनलाइन बैंकिंग करेंगे उसको भी ई बैंकिंग कहेंगे, इंटरनेट बैंकिंग कहेंगे उसको भी ई बैंकिंग कहेंगे, और जो मोबाइल रूप से जैसे फ़ोन पे वगैरह पेटीएम चलाते हैं तो ये भी ई बैंकिंग में ही आता है। तो इस प्रकार इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 149 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 150वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा आज का अंतिम और 150वां प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 150 को, भारतीय डाक विभाग में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1982, 15 अगस्त 1992 और 15 अगस्त 1962। तो साथियों अंतिम और 150वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर रहेगा आपके भारतीय डाक विभाग में पिन कोड की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1972 को। विकल्प एक सही है प्रश्न नंबर 150 का। कमेंट करके जाइए 300 में से 150 मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का है, ठीक है। तो 300 में से कितने नंबर आपके माइनस मार्किंग के बाद में आ रहे हैं। और ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, और साथियों आप प्ले स्टोर पर जाकर डायरेक्टली स्टडी विद पीएन लोधा लिख करके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।